कल जो हम डिज़ाइन जो हम काम कर रहे थे डिज़ाइन वो ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। और इसी तरह जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप एंड देन प्रोजेक्ट्स एंड देन CMD code space dot, इसका मैंने कर दिया exit। अच्छा, कल जो हमने बनाया था इसको हम देखेंगे लाइव। पेज का नाम है जी हमारा जो लैंडिंग पेज हम बना रहे हैं। कल जो मैंने रेडी कर लिया था पेज, उसमें फ़ॉन्ट इंटीग्रेट करवा दिया था मैंने गूगल फ़ॉन्ट से। होवर का इफेक्ट लगाना सीखा था हमने। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हमने नहीं देखी थी CSS की। हम कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं HTML CSS। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं इस कंपोनेंट को बना लूँगा तो मैं कोशिश करूँगा बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया दे दूँगा। तो तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन के तौर पे हम लेके चलेंगे साथ साथ। उससे हमें समझ में आएंगी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पे। हमारा विजन क्लियर होगा कि जब हम एक वेब पेज बना रहे होते हैं तो हमने बेसिकली इन तीनों चीज़ों को ही साइड बाय साइड लेके चलना होता है। सबसे पहले क्विकली मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पेसेस हैं वो मैं ऐड कर लेता हूँ और वो हम चलते हैं जी। एक मैं और एलिमेंट ऐड कर दूँगा, डिज़ाइन में नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को ऐड करवा दूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो डिज़ाइंस हैं वहाँ पे अक्सर डिज़ाइंस में यहाँ पे एक सर्च बार यकीनन जनरली अगर हम वेबसाइट्स को भी देखें तो आ रही होती हैं। जैसे कि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो हम ये सर्च बार, तो हम एक सर्च बार भी लगा लेंगे। उसको हम लगाएंगे कैसे, फॉन्ट हम आइकन यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम। तो वो हमारे पास एक स्पेस है यहाँ पे, वी हैव स्पेस राइट हियर समवेयर, तो यहाँ कुछ लगा देंगे ठीक लोगों के इस तरफ। अच्छा, यूजुअली लोगो जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, लेकिन चूँकि इस डिज़ाइन में इस किस्म का डिज़ाइन है कि उसमें राइट साइड पे है तो इस तरह से। और राइट साइड पे लोगो अरबिक या उर्दू की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें राइट साइड पे होता है। और उस काम को करने के लिए हम एक बेसिक एट्रीब्यूट भी हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ हम लोगों को। साथ ही HTML के टैग के ऊपर हम यूज़ करते हैं और वो होता है जी डायरेक्शन, ठीक है। और वो होता है जैसे अमूमी तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आप लोगों को बताया कि लेफ़्ट टू राइट, LTR, लेफ़्ट टू राइट, इसका जो एट्रीब्यूट है डायरेक्शन का वो हम सेट कर सकते हैं। लेकिन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट ही होता है, तो उसको चेंज करने के लिए हम राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसी का उर्दू या अरबिक वर्जन क्रिएट कर रहे हैं जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड टू लेफ़्ट साइड, तो इसकी हम यहाँ पे जाके कंटेंट की चेंजेस, कंटेंट वाइज मतलब जो ये राइटिंग स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी हमारी राइट से लेफ़्ट की तरफ इस एट्रीब्यूट की वजह से फंक्शनल हो जाती है। गैप ऐड कर लेता हूँ। गैप मैं कल ऐड करने लगा था, लेकिन क्योंकि क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया था, आज हम गैप सबसे पहले ऐड करते हैं एंड देन फिर हम सर्च बार ऐड कर लेते हैं। गैप ऐड करने के लिए जी हम जाएंगे CSS में, और CSS में हमने क्या किया हुआ है, नैव का टैग लगाया हुआ है, ठीक है जी। यह हमारा यह आ रहा है जी हमारा नैव का टैग, इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर कुछ टैग्स एलिमेंट्स जो हैं हमारे ब्लॉक लेवल होते हैं, कुछ इनलाइन होते हैं, और इसी तरह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को ऑटो बिहेवियर चेंज करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, ताकि हमारे पास अपने डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन को ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। एलिमेंट्स के साथ हम प्ले अराउंड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए हमारे पास।
तो उसके लिए जी हमने क्या किया, क्योंकि अगर हमने फ्लेक्स नहीं किया था तो स्टैकिंग हो रही थी, तमाम चीज़ों की स्टैकिंग हो रही थी, ऊपर ही यहीं पे नेविगेशन आ रही थी, और अगर हम इनपुट फील्ड लगा लेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, लोगो भी नीचे आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करना था, हमने क्या करना था, हमने डिज़ाइन को फॉलो करना था। और हमने डिज़ाइन को जब फॉलो करना था तो उसमें हमने पैरेलल दिखानी थी, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड। पैरेलल मतलब आमने सामने, ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट, पैरेलल। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए मैंने nav के टैग को डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। एंड देन द सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने यूज़ की थी वो जस्टिफाई कंटेंट की थी, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन जस्टिफाई का मतलब ये बेनिफिट होता है कि ऑटोमेटिकली वो इस जो हमारा एक ULLI का स्ट्रक्चर है इसको चेक करेगा, जो ब्राउज़र के अंदर एक बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट है, और वो इसको लोगों को चेक करेगा ऑटो साइज़ करके, और जो भी उसका आउटपुट होगा उनके दरमियान एक स्पेस जनरेट कर देगा। तो उसने यही किया। वरना अगर मैं ये नहीं कर रहा था तो वो पहले जहाँ पे नेविगेशन बार कंप्लीट हो रही थी, लास्ट लिंक कंप्लीट हो रहा था, साथ ही उसके लोगो भी डिस्प्ले हो रहा था। तो इस चीज़ को मैंने सही करने के लिए, सही तौर पे बिल्ड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए CSS की जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, इसके साथ साथ HTML के टैग के साथ कंबाइन करके वो मैंने की जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, मैंने ऐड करनी है स्पेसिंग। तो हम हेल्प ले लेते हैं जुल्करनैन से। जी बच्चे जैन, जुल्करनैन आप मुझे बताओ कि अगर मैंने टॉप से स्पेसिंग देनी है यहाँ से, ये अब डिज़ाइन में देख रहे हो ना, डिज़ाइनर ने क्या किया भाई, यहाँ से टॉप में अब मैं स्पेसिंग देने लगा हूँ। आई वांट दिस स्पेसिंग फ्रॉम द टॉप, बस बाकी लेफ्ट से तो आ रही है, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉप से मैंने स्पेसिंग देनी है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है बच्चे। फाई का आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है कि मैंने टॉप से स्पेसिंग ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा विद इन द CSS, जो मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। एक CSS की प्रॉपर्टी आप मुझे बता दें जो मैंने यूज़ करनी है फॉर द nav टैग, जिसकी वजह से ऊपर से स्पेसिंग आ जाएगी। अभी वो बिल्कुल आप देखें ब्राउज़र के टॉप, उसके एड्रेस बार के साथ वो बिल्कुल अटैच हुआ है, वो अच्छा नहीं लग रहा। ब्रीथिंग स्पेस के लिए मुझे चाहिए स्पेस लगानी है, वैसे ही जैसे फोटोशॉप डिज़ाइन के अंदर है। तो उसके लिए मैं क्या CSS की प्रॉपर्टी दूंगा, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी दी? अच्छा चल ठीक, मैं दूंगा जी मार्जिन या पैडिंग, दोनों में से कोई भी। ठीक है जी, मैंने बताया था आप लोगों को अगर हमने किसी भी एलिमेंट के अगेंस्ट कोई स्पेसिंग्स हैं, इंटरनल स्पेसिंग है तो पैडिंग, और आउटर स्पेसिंग है तो मार्जिन। पैडिंग भी दे सकता हूँ, मार्जिन दे सकता हूँ। राइट नाउ मैं पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक, मार्जिन भी दे सकता हूँ, पैडिंग भी दे सकता हूँ। पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ। वो क्या करेगा, nav टैग के इंटरनली पैडिंग ऐड कर देगा 1 rem फ्रॉम द टॉप। क्लॉकवाइज चल रहा होता है ये, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। पैडिंग हम दे रहे हैं REM यूनिट में, और REM यूनिट का मैंने कल आपको बताया हुआ है, डिटेल हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि वो बेस यूनिट के मुताबिक चल रहा होता है 16 पिक्सल के। तो ये विड्थ तो नहीं है, ये आप कह लो इंटरनल स्पेसिंग है। इंटरनल स्पेसिंग क्या, इंटरनल स्पेसिंग का क्या मतलब है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ मैं, और ये nav के टैग के अंदर ये जितना भी आ रहा है, दोनों एलिमेंट्स, ULLI का स्ट्रक्चर, ULLI और एंकर टैग का जितना भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और दूसरा लोगो, ये दोनों चीज़ें जो आ रही हैं हमने किस HTML के टैग के दरमियान रखी हैं, उसका नाम है nav का, ठीक है, नेविगेशन nav। हेडर के अंदर div बनाया हमने कंटेनर का, उसके अंदर nav का टैग बनाया हमने, और उसके बाद फिर हमने फर्दर 2 divs डिवीजन कर ली, नेविगेशन की और लोगो की अलग अलग डिवीजन कर ली। तो मैंने क्या किया है, nav के टैग को इंटरनल पैडिंग ऐड की है, पैडिंग मतलब इंटरनल स्पेसिंग ऐड की है, इसी के अंदर रहते हुए, इस टैग के अंदर रहते हुए टॉप से जितना भी आप देख रहे हैं ऊपर, वो उसने ब्राउज़र में वो उसको हाईलाइट भी कर दिया। जैसे ही मैंने पैडिंग ऐड की ना, अगर मैं मूव करता हूँ तो वो उसको वापस टॉप में मूव कर देगा। तो दिस इज़ बेसिकली टारगेटिंग कि जो मैंने ऐड करनी है स्पेसिंग। और अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो आप देखें जो मैंने एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया मैंने स्टैटिक के साथ, वो अप्लाई हो जाता है। जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट HTML टैग्स के ऊपर एक स्पेसिंग आ रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द ब्राउज़र, सफारी में, ओपरा में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, एज में, क्रोम में, हर ब्राउज़र के हिसाब से, फायरफॉक्स में, हर ब्राउज़र के हिसाब से अलग अलग स्पेसिंग आ रही होती हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसको डिस्प्ले करता है। जैसे अगर आप मैकबुक में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे
और स्पेसिंग नहीं देंगे, जैसे मैंने अभी स्पेसिंग दी भी है ना, अब ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो अपने हिसाब से एजेंट स्टाइल शीट, उसको बोलते हैं एजेंट, ब्राउज़र एजेंट स्टाइल शीट, यहाँ पे आ भी रही है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, तो वो अपने हिसाब से खुद ब खुद स्पेस कंज्यूम कर लेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक वेबसाइट डेवलप हो रही है, ये वेब पेज बन रहा है, तो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट ये रखी है, इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी ब्राउज़र में ओपन हो जाए, सफारी में ओपन हो जाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो जाए, फायरफॉक्स में, क्रोम में, किसी भी ब्राउज़र में, तो तमाम ब्राउज़र में ऑल ओवर हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यूबंटू पे, लिनक्स पे, मैक पे, विंडोज़ पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही रिज़ल्ट आए, क्योंकि डिज़ाइन बना है, यूनिकनेस है उसकी। अगर किसी ब्राउज़र में जाकर उसकी स्पेसिंग डिफरेंट होगी और किसी में डिफरेंट होगी तो वो सही चीज़ नहीं है। तो इसी चीज़ को हमने टारगेट करने के लिए हमने यूज़ किया है स्टैटिक के साथ एक स्टैंडर्ड, हमने पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया हर एलिमेंट के लिए, जैसे कि मैंने नैव की एग्जांपल दे दी आपको। तो मुझे अब अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐड करनी है स्पेसिंग फ्रॉम द टॉप, तो उसके लिए मैंने क्या किया जी, मैंने कर दिया ओके कॉपी लिंक, सॉरी डिप्लॉयमेंट में हाँ हाँ इंडेक्स और लैंडिंग जो है, लैंडिंग पेज कंपलसरी कीवर्ड है। अच्छा, उसमें मैंने कल मैं कुछ और लिखूँ तो वो एरर आ जाए। अच्छा हाँ, वो मैंने बिल्कुल, आपने जो जुल्करनैन ने क्वेश्चन किया है, जुल्करनैन ने ना एक रेपो शेयर किया, आपने बच्चे ग्रुप में शेयर किया है अपने रेपो का लिंक जरा शेयर करो आप, मैं आपको उसका गाइड भी कर दूँगा। इसका ना लिंक आप शेयर करो ग्रुप में, जो आप कल मुझे दिखा रहे थे गिट रेपो, और वर्सल का भी फिर लिंक शेयर कर देना साथ। तो इंटरनल स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैंने अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जितनी स्पेसिंग आ रही थी वो तो मैंने कर दी रिमूव, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने टारगेट करना था इसमें नैव को। क्या किया मैंने, नैव के टैग को मैं लोगों को भी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक, आई कैन गिव द स्पेसिंग टू लोगो एज वेल। लोगों को मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने दोनों एलिमेंट्स को वर्टिकली मिडल अलाइन भी रखना है, वर्टिकली उसकी भी अलाइनमेंट ख़राब नहीं करना चाह रहा मैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स, जो डिव का, नेविगेशन का डिव है और जो लोगो का डिव है, उसके पेरेंट एलिमेंट को, पेरेंट टैग को, नैव को मैंने स्पेसिंग दे दी फ्रॉम द टॉप। तो उसके देने का बेनिफिट ये हुआ कि जो डिज़ाइन है ना उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, प्लस मेरी अलाइनमेंट भी ख़राब नहीं हुई। दोनों चीज़ें को मैंने टारगेट कर लिया। और तरीका भी यही होता है, स्टैंडर्ड वे भी यही है कि मैं पेरेंट कंटेनर को स्पेसिंग दे दूँ फ्रॉम द टॉप, ताकि ऑटोमेटिकली स्पेस जनरेट हो तो इसकी भी अलाइनमेंट चाहिए। तो जुल्करनैन ने शेयर किया है लिंक। कल एक क्वेश्चन आया था जुल्करनैन की तरफ से, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर भी कर देता हूँ। ये उनकी रेपो है जी, इन्होंने क्रिएट की है। आप लोग भी जब पेज बनाएंगे तो इस चीज़ को देख लीजिएगा कि वर्सल क्या कर रहा होता है। वर्सल का लिंक भी शेयर कीजिएगा बच्चे, जुल्करनैन वर्सल का लिंक भी शेयर कीजिएगा जो आपने डिप्लॉयमेंट की है। अच्छा जी, वर्सल क्या करता है, अभी ये लिंक भी शेयर करते हैं उसका। मीनवाइल जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो उसके लिए हम चलते हैं जी W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। HTML और HTML के अंदर आके हमारे पास एक टैग होता है, उसको हम बोलते हैं जी
चलो, थैंक यू। वहाँ पे भेजो। ओके, लिंक आ गया जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कल जुल्करनैन का कि इन्होंने डिप्लॉयमेंट की वर्सल पे, और जब इन्होंने वर्सल पे डिप्लॉय किया कोड तो वो क्या हुआ जी, वो कुछ हुआ। ओके, नहीं आपने लिंक देना है बच्चे, आपने ना इस तरह से एक लिंक आ रहा होगा, ये देखो देखो ज़रा इस स्क्रीन पे देखो ज़रा। वर्सल में अपने अकाउंट पे जाता हूँ, जैसे मैंने ये लिंक है, ये लिंक आ रहा होगा आपके पास, ये लिंक आपने शेयर करना है .versal.app, स्टार्टिंग में नेम होगा उसका जो भी आपने बनाया रेपो, और ये .versal.app इस तरह से करके लिंक होगा, वो लिंक आपने यहीं से ऐसे ही जाके निकालना है डैशबोर्ड में जो प्रोजेक्ट्स आपको डिप्लॉयमेंट, फिर जैसे ही ओपन करेंगे हम तो ये वाला लिंक इस तरह से ओपन होगा। अभी जो लिंक दिया ना आपने वो नहीं, वो नहीं है, ठीक है। चलें ये लिंक शेयर करते हैं। मीनवाइल जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को वो है जी हमारे इनपुट के जो टैग्स होते हैं, ठीक है जी। और इनपुट के टैग क्या होते हैं जी, क्या मकसद होता है उनका एक वेब पेज के अंदर, क्योंकि मेरे डिज़ाइन में नहीं है तो मैं उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोगों में से बहुत सारे जो डिज़ाइन मैंने आप लोगों को साइन किए हैं उसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं खुद से बनाने लगा हूँ, कस्टम डिज़ाइन से हट के मैं बनाने लगा हूँ, और बनाऊँगा मैं एग्जैक्टली लोगो से जस्ट बिफोर, पहले ये सर्च बार एक बनाऊँगा। तो इसका मकसद क्या होता है वेब पेजेस के अंदर, इस चीज़ को हम क्यों बना रहे होते हैं, अगर हमें डिज़ाइन में ये डिज़ाइनर ने बना दिया है तो ये किस चीज़ को टारगेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो जैसे ये इन्होंने बेसिक एग्जांपल भी उनको हमें उन्होंने एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए उन्होंने हमें बना के दी भी हुई है, वो मैं यहाँ शेयर भी कर देता हूँ एज अ रेफरेंस के तौर पर, लिंक भी शेयर कर देता हूँ। बहुत बेसिक लेवल की एग्जांपल है, और वो नीचे आपको एक ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसका कोड वगैरह किस तरह से इसको बनाया जाता है, एक्सेट्रा ये चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर डिटेल में आपको एक बुनियादी सा एक फॉर्म बना के और दिखा दिया गया है। तो हमने क्या करना है, हमारा जो इस वक्त मेन चीज़ जो एलिमेंट हम बनाने चाह रहे हैं वो इस तरह का ना, कुछ सर्च बार जैसे ये आ रहा है ना W3 स्कूल्स पे जो टॉप में ये आ रहा है, आइकन आ रहा है, और इस तरह से लिखा हुआ हो, और कुछ इस तरह का कुछ डिज़ाइन भी कर लेंगे हम हल्का फुल्का लाइट से, कुछ ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का से डिज़ाइन भी कर लेंगे। तो इस चीज़ को बनाया क्यों जाता है, इसका मकसद क्या होता है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल जो हमने ओपन की है, अमूमी तौर पर हमारे वेब पेजेस के अंदर फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, फॉर्म HTML फॉर्म्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट लें, और जो भी जैसे राइट नाउ जो एग्जांपल ओपन है आपके सामने, उसमें फ़र्स्ट नेम यूज़र से, कस्टमर से, क्लाइंट से इनपुट लिया जा रहा है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, और नीचे सबमिट का बटन है, सिंपल है, आसान है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सबमिट। यहाँ से मैंने पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ये फ़र्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, एंड तो ये कुछ इस तरह की चीज़ अगर आपने बनानी है, या हमारे केस में ये सर्च बार बनानी है आपने, और ये क्यों बनाई जा रही है, ताकि हम कस्टमर से इनपुट लें। फॉर्म्स क्या करते हैं हमारे, हम कस्टमर से उसकी जो भी क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है, उसको कोई उसने किसी वेबसाइट पे उसने लैंड किया, वो आ गया जी J डॉट पे आ गया, ठीक है, J डॉट पे आने के बाद उसने किया एंटर करने के बाद उसने किया जी scroll down and click on contact us। जब contact us पे क्लिक किया तो जैसे ही contact us पे क्लिक किया उसने तो कुछ उसे फॉर्म नज़र आया। अब वो contact us क्यों करना चाह रहा है कस्टमर, मे बी उसने कोई चीज़ परचेज़ की हो, वो उसके कोई डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में पूछना चाह रहे हो, उनके कलर्स के बारे में, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है उसकी डिटेल्स लेना चाह रहे हो, वगैरह वगैरह, एड्रेस पूछना चाह रहे हैं, कोई उसने चीज़ परचेज़ कर ली है उसकी पेमेंट करनी है उसने, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई इशू आ रहा है, कोई 10 चीज़ें 10 मसले होते हैं, सेल कौन सी लगी हुई है, कितने उसके पैसे हैं, कोई इस तरह की डिटेल्स, अगर वो चाहें, जैसा कि अगर वो चाहें ये सारी डिटेल्स वाया फिलिंग दिस फॉर्म अगर वो ऐड करना चाह रहे हैं, व्हाट्स ऑन योर माइंड, जैसे वो कस्टमर से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन समथिंग ABCD समथिंग कह रहे हैं, यार फलाना एक सेल लगी हुई है आपकी, यू हैव अ न्यू यू लॉन्च you launch a new sale, launch a new sale, and there are certain prices I want to know, ठीक है, certain prices। तो ये मैं एज अ कस्टमर आप लोगों को एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि अमूमी तौर पे वेबसाइट्स पे ऐसे चल रहा होता है, ठीक है।
वो पूछना चाह रहे हैं जी आपकी फलानी आउटलेट है उसका एड्रेस क्या है। यू हैव आउटलेट, आउटलेट मतलब उनकी जो शॉप है, उनका जो दुकान है, उनकी जो जगह है जहाँ पे चीज़ें सेल हो रही हैं, वो आउटलेट। आउटलेट आई यूज़ द वर्ड आउटलेट। तो आउटलेट क्या है जी, वो क्या है, यू ओपन न्यू आउटलेट, यू ओपन न्यू आउटलेट in Allama Iqbal Town on the block, open new outlet, तो उसके टाइम क्या है, ठीक है, ओपन न्यू फलानी जगह। तो इस तरह के क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। इसी तरह से अगर कोई बंदा आता है जी नेक्स्ट स्किल की वेबसाइट, तो वो क्या करेगा जी, नेक्स्ट स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके उसका क्वेश्चन ये होगा, उसका क्वेश्चन होगा जी कि फलाना कोर्स आप करवा रहे हैं। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ ना वेबसाइट, तो ये ओपन भी होता है, एक फॉर्म भी ओपन होता है, देखिए ये आ गया एकदम जंप करके। वैसे UI UX पर्सपेक्टिव से ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग है कि वेबसाइट उसने सारी कवर कर दी है, थोड़ी सी स्मूथ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। यकीनन यहाँ से जब फारिग तहसील स्टूडेंट निकलेंगे वो इस चीज़ को ज़रूर ज़ेरो वार लेकर आएंगे कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैंने कल जिक्र कर दिया, आप लोग उसको भी डिटेल में देखिएगा। हम भी गाहे बगाहे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जाते रहेंगे। एनिमेशंस की वेबसाइट animate.style को सर्च आउट करते रहेंगे, वहाँ से एनिमेट ऑन स्क्रॉल की एक वेबसाइट है, उसको भी हम देखेंगे। तो एनिमेशंस के ऊपर ज़रूर आपने लाजमी काम करना है। तो अभी राइट नाउ मैं फोकस कर रहा हूँ फॉर्म्स पे। तो इस फॉर्म का क्या मकसद है, इस फॉर्म का मकसद ये है कि यार आप नाम अपना डिटेल ऐड करें वगैरह वगैरह सारी आप ऐड करें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। सबमिट इंक्वायरी, वो इन्फॉर्मेशन उधर जाएगी, उनके HR जो भी बैठे हैं डिटेल्स इनके हवाले से, जो कोर्सेज की डिटेल्स जिनके पास सारी होती हैं वो आपके पास सबमिट हो जाएगी, उनकी जो भी क्यूरी है उनकी। एंड देन फिर वो आपको आंसर कर लेंगे, आपके फ़ोन पर रब्ता कर लेंगे, आपको फ़ोन मैसेज कर देंगे, ईमेल एड्रेस वगैरह। और इसी तरह से अगर एक बंदा आ गया, मैंने डेडवर्ड का बता दिया आपको, इसके बाद आ गया कोई बंदा कोलानेक्स की वेबसाइट पे, और कोलानेक्स की वेबसाइट पे जाके वो क्या करेगा जी, लेट्स सी पाकिस्तान कॉन्टेक्ट अस। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वेबसाइट ओपन होने में, वेबसाइट ऐसे ओपन होनी चाहिए। ये किया और ये क्या, जहाँ पे अभी हम घूम ही रहे, ये भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि अगर आप वेबसाइट एक बना रहे हो तो इन चीज़ों का आपने एज अ डेवलपर ख्याल रखना होता है। और ये पेज स्पीड इनसाइट की तरफ से चीज़ें आ रही होती हैं। जितनी देर ये कॉन्टेक्ट का पेज खुलता है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हो गया। इसमें भी कोलानेक्स की वेबसाइट में जैसे यूज़र नेम है, कस्टमर का नेम है, ईमेल है, मैसेज है, जो भी लिखना चाह रहे हैं, देन सेंड, ठीक है। हमने कैप्चा यूज़ किया। अच्छा, तो हम क्या है जी, हमारी रिक्वायरमेंट अब क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अब जैसे ये फॉर्म पेज स्पीड इनसाइट है, वो क्या कह रहा है जी, इस इनपुट फील्ड के अगेंस्ट क्या इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि जो भी वेबसाइट होगी उसको इनपुट करेगा कस्टमर एज अ डेवलपर। अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डेवलपर उसका लिंक ऐड करेगा और देन उसको एनालाइज कर लेगा, उसका एनालिसिस रिपोर्ट रेडी कर लेगा, चेक कर लेगा। इसका मकसद क्या है इस वेबसाइट पे आने का कि डेवलपर ने जो भी वेबसाइट बनाई है इसका लिंक ऐड करे, उसको एनालिसिस करे और फिर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, रिकमेंडेशंस बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट की स्पीड बेहतर कर ले, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले, उसकी एक्सेसिबिलिटी बेहतर कर ले, उसका SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर कर ले। तो इन तमाम वेबसाइट्स के अंदर इनपुट फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट है, अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट। ई-कॉमर्स की वेबसाइट, नेक्स्ट स्किल एक डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करने वाली वेबसाइट, पेज स्पीड इनसाइट जो है वो एक डेवलपर्स के लिए बनाई है प्रोडक्ट, उसका एक अपना इनपुट फील्ड का मकसद है। गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का एक अपना मकसद फीचर है। और इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं टेलविंड पे तो उसमें उसके अगेंस्ट भी इनपुट फील्ड लगी हुई है, ठीक है। जो भी आप सर्च करोगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके वो आपको डिटेल्स मिलेगी। तो इसके बाद चलते हैं जी हम वापस, कमिंग बैक। और इसको लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है जी, लिखने के लिए हम चलते हैं जी इसी के दरमियान, चूँकि मैंने लगाना है और मैंने लगाना है सर्च का एक फील्ड लगानी है, इनपुट फील्ड लगानी है। एग्जांपल मैंने दे दी आपको, एग्जांपल मैंने बहुत बेसिक लेवल की दी है ताकि आप लोग परेशान हो। इसी चीज़ को आप लोगों ने फॉलो में रखना है। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे सबसे पहले HTML कमेंट्स कर देता हूँ, स्टार्टिंग
with the HTML comments, this is a search bar. Search bar, and then इसी तरह से मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड कर दिया विद फॉरवर्ड स्लैश सर्च SEARCH सर्च बार. अब ये हो गया जी रेडी मेरा. एंड देन इफ आई नीड टू यूज द इनपुट फील्ड, तो मैंने क्या किया है, उसको सबसे पहले फॉर्म का टैग लिखा है. जैसे हमने हेडर का टैग पढ़ा, जैसे हमने HTML का टैग पढ़ा, बॉडी का टैग पढ़ा, मेटा टैग्स पढ़े, nav का टैग पढ़ा, ULLI का एंकर टैग पढ़ा. इसी तरह से इनपुट फील्ड लगाने के लिए मैंने पेरेंट टैग यूज़ किया है, और मैं पेरेंट टैग यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इनपुट फील्ड. कौन सी इनपुट फील्ड रख रहा हूँ जी? इनपुट. आप क्योंकि काम कर रहे हैं इसमें VS कोड में, तो VS कोड आपको ना हेल्प करने के लिए रेडी है. जैसे मैंने लिखा इनपुट एंड देन कोलन का साइन ऐड किया, तो मेरे पास सारी की सारी जो एग्जिस्टिंग जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो गई हैं. वो मुझे बता रहे हैं यार आप इसको चेक बॉक्स भी रख सकते हैं, इसको डेट, टाइम, लोकल ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च. हमारे केस में सर्च रिक्वायरमेंट है हमारी, सबमिट. ठीक है, तो दीज आर ऑल बेसिकली द जो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनपुट फील्ड की बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़. इनपुट फील्ड क्या क्या कुछ कर सकती है HTML टैग्स की, जो इनपुट फील्ड का जो टैग है वो क्या क्या कुछ फंक्शनैलिटीज़ रखता है, वो सारी की सारी लिस्ट कर दी है उसने VS कोड ने, तमाम की तमाम. जो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाली इनपुट फील्ड्स हैं उसमें सबसे पहले है जी टाइप टेक्स्ट, इसके अलावा टाइप पासवर्ड, टाइप ईमेल, टाइप सर्च जैसे हम करने लगे हैं यूज़, और साथ में हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं सबमिट, अगर हम करना चाह रहे हैं यूज़. प्रोग्रामिंग एंड पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेडियो और चेकबॉक्स, रेडियो, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड. टेल मतलब टेलीफोन नंबर. हम कस्टमर से, क्लाइंट से इनपुट फील्ड करवाना चाह रहे हैं, उसका नंबर ऐड करवाना चाह रहे हैं. जैसे मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन की थी, तो वहाँ पे वो नंबर भी कह रहा था. कहाँ रहा था? ये नेक्स्टस्केल की वेबसाइट में. ठीक, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर. तो इनपुट टाइप नंबर, टेल मतलब नंबर मतलब टेल. इनपुट टाइप नेम मतलब टेक्स्ट फील्ड है ये. टेक्स्ट का मतलब है कि टाइप टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट, इसमें फील्ड नेम ऐड करेगा यूज़र. इसी तरह से ईमेल एड्रेस है. इसके ऊपर मैं अभी नहीं आ रहा, इसको मैंने जब मैं आगे एक फॉर्म हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट के पेज पे, कॉन्टैक्ट के पेज पे जाके या कहीं हम नीचे किसी सेक्शन में हम कॉन्टैक्ट का पूरा फॉर्म बना लेंगे, उसमें मैं ये भी ऐड कर दूंगा. दिस इज़ कॉल्ड सेलेक्ट फील्ड, सेलेक्ट इनपुट फील्ड. ठीक, और नीचे बटन्स हैं. बटन्स को हम डिटेल में एक दफ़ा देख चुके हैं, दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे. अभी हम बनाने इसको आइकन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगे हैं. बटन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम आइकन पे. तो ये मैंने लग दिया जी इनपुट, एंड देन इनपुट कोलन सर्च. तो ये मैंने लगा दिया. जैसे ही मैंने लगाया रेडी हो गया, पूरा उसने टैग कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मैं VS कोड के अंदर काम कर रहा हूँ और VS कोड मुझे असिस्ट करने के लिए रेडी है. और जैसे ही मैंने ऐड किया, कंप्लीट हुआ, तो इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है. इनपुट फील्ड का एंडिंग टैग नहीं होता. मैंने स्टार्टिंग में ये भी चीज़ें आप लोगों को बताई नहीं है कि ऑलरेडी प्रीसेट्स, प्री टैग्स, प्री डिफाइंड चीज़ें अवेलेबल हैं HTML के अंदर. उन्हीं चीज़ों को हमने यूटिलाइज़ करना है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन. जैसा डिज़ाइन हमें दिया जाएगा या जैसी रिक्वायरमेंट हमें बता दी जाएगी कि अच्छा हाँ भाई यहाँ पे इनपुट फील्ड लगा दो, यहाँ पे एक फॉर्म बना दो, यहाँ पे नेविगेशन क्रिएट कर दो, यहाँ पे इंट्रो सेक्शन बना दो, यहाँ वीडियो का टैग लगा दो, यहाँ ऑडियो, यहाँ पे इमेज, बटन्स. तो उसके हिसाब से हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैग्स को इस्तेमाल करते हुए अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, बनाएंगे अकॉर्डिंगली उसी कॉन्सेप्ट को. और इसमें एंडिंग टैग नहीं होता. इसका एंडिंग टैग, इनपुट फील्ड का एंडिंग टैग नहीं होता, जबकि फॉर्म के टैग का होता है. फॉर्म का टैग जैसे ही मैंने लगाया,
वो खुद ब खुद उसने फॉर्म के टैग को कंप्लीट भी कर दिया। और जैसे ही मैंने फॉर्म का टैग लगाया तो आप लोगों को इस चीज़ को भी नोटिफाई किया होगा कि इसमें एक्शन का एट्रीब्यूट भी आ गया। ठीक, एक्शन का एट्रीब्यूट का क्या मकसद है इस केस में? इस केस में ये मकसद है कि अगर कस्टमर कोई चीज़ एज अ सर्च करने के लिए उसमें डिटेल ऐड करता है, जैसे कैसे ऐड करता है, जैसे मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और मैं एक कंपोनेंट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ और उसका नाम है नैवबार। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने सर्च ही करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जितनी भी इनके पास डेटाबेस के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं, जितना भी इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो उन्होंने एक सर्च बार के अंदर सर्च बार लगाया और उसके ऊपर उन्होंने प्रोग्रामिंग एंड पे डीबी के साथ कनेक्ट कर दिया या एग्जिस्टिंग पेज के अंदर जेसन फाइल के अंदर उसको ऐड ऑन कर दिया। इस तरह की तमाम डिटेल्स उसके अंदर ऐड कर दी। अब वो क्या हो रही हैं चीज़ें, वन बाय वन सारी की सारी मुझे डिस्प्ले हो रही हैं। सब ठीक खैरियत? ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्प्ले हो रही हैं जो नैव बार से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने सर्च के उसमें फील्ड में, इनपुट फील्ड में, जैसे हमने इनपुट फील्ड बना ली है, नए बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी। अभी हम कोई फंक्शनैलिटी वाली साइड पे नहीं जा रहे, हम सिंपल एक टैग लगाना सीख रहे हैं और उसके एट्रीब्यूट को समझ रहे हैं, बुनियादी चीज़ें। तो आगे चल के जब आप लोग, क्योंकि ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट आपका होगा जिसमें बैकएंड कोडिंग आपको पढ़ाई जाएगी, तो ये सारे का सारा काम आप बैकएंड प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। APIs के ज़रिए अगर आप इसको बनाते हो, या MongoDB के ज़रिए बनाते हो, या जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के ज़रिए बनाते हो, JSON फाइल के ज़रिए चीज़ें रेंडर करते हो, वगैरह वगैरह। ये मैं एक बेसिक कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको कि करना आप लोगों ने यही है एट द एंड ऑफ द डे। तभी एक हमारा HTML प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है, एज अ फुल फ्लेज फंक्शनल वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या कर रहा है जी, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक्शन परफॉर्म हो रही हैं। ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने नैव बार लिखा और उसके अगेंस्ट आने वाली डिटेल्स मेरे सामने फैच होके आ गई जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने उस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, उसने उस लोकेशन पे वो मुझे ले गया, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे। किस लोकेशन पे? नैव बार से रिलेटेड जो हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है, क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग एंड पे इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि अगर कोई बंदा नैव बार को सर्च करे, कोई कस्टमर आके, कोई क्लाइंट आके, कोई डेवलपर आके इसको सर्च करे, इस कंपोनेंट के बारे में वो जानना चाह रहा है, उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहा है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट कर देगा हाउ इट वर्क्स वाले पेज पे। तो ये एक्शन परफॉर्म हुआ है। इस इनपुट फील्ड के अगेंस्ट एक्शन कौन सा परफॉर्म हुआ है? ये वाला। तो हम चाहें कि अगर इस पेज के ऊपर हम कस्टमर को उस डिटेल पे, उस सेक्शन पे, उस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे केस में सर्च वाले ऑप्शन के तौर पे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बताने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक पेज क्रिएट करता हूँ, SEARCH.html। जब मैंने ये पेज क्रिएट कर लिया तो क्या होगा, और पेज क्रिएट करने के बाद एक्शन के एट्रीब्यूट में, फॉर्म के टैग में, एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या लिखूंगा जी? मैं लिखूंगा सर्च। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अभी सर वो तो आज हमने बैठना है ना, आज हम बैठेंगे तो फिर या नेक्स्ट बैठ जाएंगे जो भी। कल आपने आना? कल आना? अच्छा, बिजी होते हैं। अच्छा चले, ठीक है, देख ले, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो ये क्या करना जी, मैंने एक्शन के टैग में सर्च का जो पेज अभी बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खाली पेज है, कोई एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा मैंने उसके अंदर, सिंपल रखा है मैंने। एंड देन मैंने क्या करना है, एक्शन के एट्रीब्यूट में उस पेज का मैंने लिंक दे दिया, जैसे हमने href के अंदर लिंक लगाया था। ठीक है, href के अंदर इसी तरह से अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ तो जब हमने लिंक किया था CSS को, तो हमने वो उसको CSS लिंक किया था। इसी तरह से एक और क्या किया था जी काम हमने, और क्या किया था, इमेज, हाँ हमने उस वाले इमेज लगाया था, यस। तो इस केस में हमने सोर्स के एट्रीब्यूट में लिंक लगाया था। तो ये लिंक है बेसिकली। क्या है एक्शन, क्या परफॉर्म हो रहा है कि वो जैसे ही यूज़र सर्च में कुछ सर्च करेगा और एंटर करेगा या क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा उसको search.html के पेज।
अच्छा जी, यहाँ पे एक और काम क्या करना है जी, मैंने ये रेडी हो गया और ये चलते हैं जी, हम इसको ना आउटपुट भी देख लेते हैं साथ साथ। आउटपुट देखने के लिए हम चलते हैं जी वेब पेज पे। अब आ गए, जैसे ही हम वेब पेज पे आए और हमने आउटपुट ओपन किया तो देखें पहले क्या था, सिर्फ नेविगेशन लिंक्स थे, ULLA का स्ट्रक्चर था और होवर का इफेक्ट आ रहा था और लोगो था। लेकिन अब इनपुट फील्ड इन हो गई है, इनपुट फील्ड बन गई है। वो क्यों बनी हुई नज़र आ रही है? क्योंकि हमने एक अदद फॉर्म के टैग के अंदर हमने इनपुट टाइप सर्च का टैग यूज़ किया है। इसको कंपोनेंट भी कह सकते हैं, सर्च का कंपोनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग करनी है। तो टेक्निकली आप किसी भी HTML के स्ट्रक्चर को बनाते हुए जहन में ये लाजमी रखें कि हमने इसको एक दिन आना है कि हमने कन्वर्ट करना है इसको कंपोनेंट के अंदर, ठीक है? और कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग की तरफ ही आना है आप लोगों ने भी, क्योंकि जब आप एक्चुअल वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें हम एज अ कंपोनेंट के तौर पे डील कर रहे होते हैं, HTML टैग के तौर पे डील नहीं कर रहे होते। HTML टैग सिर्फ लिखने की हद तक है बस। इवन ये कि अगर आप एलिमेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, शॉपिफाई के अंदर काम कर रहे हैं, आप वेब फ्लो के अंदर काम कर रहे हैं, आप स्पॉट में काम कर रहे हैं, आप किसी भी फ्रेमर के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या ड्रैग एंड ड्रॉप है। उसके बैक एंड पे क्या कोडिंग है वो नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या चल रहा होता है, फ्रंट डिस्प्ले पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है ब्राउज़र में, कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग। हेडर का कंपोनेंट है, फुटर का कंपोनेंट है, साइड बार है, सर्च का कंपोनेंट है, इमेज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन चूँकि अब हम कोर चीज़ें सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक नर्सरी के लेवल का हम काम देख रहे हैं। नर्सरी क्लास के बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना, नया नया एडमिशन कराते, तो उसके ABC लिखना भी नहीं आती उसको। वो मेरे बच्चों ने कर्सिव राइटिंग लिखना सीखी, तो वो एक मरहला था, तो वो फिर लिखना आ गई उनको। अब वो लिखते ही कर्सिव, वो सीधी राइटिंग लिखते ही नहीं, काम ही उल्टा ही है, हमारे गले बढ़ गए ये हम कहते हैं। यानी कि आप किसी और स्कूल में स्विच ही नहीं करवा सकते, अगर जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड चीज़ जो है वो होनी चाहिए, उसके बारे में लाजमी पता करना है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, बुनियादी चीज़ों को हम समझ रहे हैं। अच्छा, मैंने इसमें क्या करना है, मैंने एक आइकन लगाना है। आइकन लगाने के लिए जुल्कर नैन मुझे हेल्प करेंगे जी? क्या नाम है? नाम बता दें एक वेबसाइट का, मैंने बताया हुआ। हाँ, आइकन्स के लिए वेबसाइट का नाम बता दें बस, अक्सर तस्करा कर चुका हूँ मैं। जी खतीजा, फ्री पिक आइकन के लिए नहीं है, ठीक है कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। खाना खाली नहीं जाने दिया आपने मुझे, गुड। कोई नाम कोई जहन में आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा, गुड जी। बच्चे फाइकन, कोई नाम आ रहा है जहन में आइकन लगाने के लिए? चलें 2 मिनट की अजान का ब्रेक भी ले लेते हैं हम, और आइकन के लिए जी हम चलते हैं अजान के बाद चलते हैं हम। इर्तज़ा है हमारे साथ? अच्छा, लिंक आपने, अच्छा नहीं ये वाला लिंक नहीं होगा आपके पास। जैसे डैशबोर्ड आ रहा है आपका, ओपन करेगा ना आप, तो इस तरह से ना डैशबोर्ड पे जाके इधर गया, हाँ ये इस तरह से इंटरफेस आ रहा है आपके सामने, ठीक। वहाँ पे आप देखो जाके, आपने जो लास्ट डिप्लॉयमेंट की है ना प्रोजेक्ट्स, इस तरह से नीचे एक ही प्रोजेक्ट आपका आ रहा होगा, या 2-3 जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके,
उसमें से पहला वाला आपने सेलेक्ट कर लेना, ये लिंक आ रहा है। अगर यार इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आगे डिटेल पेज पे भी ले जाएगा। ये आ रहा है लिंक, दिस लिंक, यू नीड टू यूज दिस लिंक। अच्छा जी, ओके, हाँ मैंने लिंक शेयर कर दिया जी। इसका नाम है फॉन्ट ऑसम। पहले भी मैंने बताया था, रिपीट कर रहे हैं हम। और इसका अलावा मैंने एक और नाम बताया था, उसका नाम है SVG फाइंड के नाम से। ये भी एक अच्छा रिसोर्स है। यस, थैंक यू। हम कर लेते हैं कॉपी। अच्छा जी, SVG फाइंड, ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो आपने जो भी आइकन लगाना है, आप जस्ट जाके यहाँ पे, जैसे हम इनपुट फील्ड पढ़ भी रहे हैं सर्च के हवाले से, तो उस आइकन का नाम आपने लिख देना है यहाँ पे SEARCH, एंटर। वो बता भी रहा है आपको साथ साथ, ठीक है। आपको उसने बता भी दिया कि यार आप इस पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, वो सारे मुझे सर्च से रिलेटेड जितने भी आइकन इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं विद फ्री, कोई पैसे नहीं है इसके। और आइकन्स के हवाले से मैंने क्या बात बताई है बच्चे, शुरू करना है हमने क्या करना होता है। आइकन्स कौन सी फॉर्मेट हमने यूज़ करना होता है, आइकन का कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना होता है? SVG, यस। तो मैंने ये लोगो SVG फॉर्मेट में लगा के भी बताया था। बाकी हम चलते हैं फॉन्ट ऑसम, आसान तरीन, सबसे क्विक ईजीएस्ट वे। और फॉन्ट ऑसम के लिए हमने अपने वेब पेज के अंदर फॉन्ट ऑसम हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए क्विकेस्ट वे क्या है, मैंने क्या गूगल सर्च किया है, मैंने सर्च किया जाके फॉन्ट ऑसम CDN। मैंने सर्च किया गूगल पे, सर्च ऑन गूगल फॉर फॉन्ट ऑसम, ठीक है जी, ऑसम। ये वर्डिंग सर्च की मैंने, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें सबसे टॉप पे एक लिंक आ रहा है, उसका नाम है ये वेबसाइट का, ठीक है जी। इस वेबसाइट का नाम है cdn.com libraries/font awesome, क्योंकि हम राइट नाउ फॉन्ट ऑसम को टारगेट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसके ऊपर सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। इवन अगर आप रिएक्ट में काम करोगे, जैसे आगे चल के आप लोगों ने रिएक्ट फ्रेमवर्क में काम करना है, या अगर आप लोगों को किसी Vue.js प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, या बहुत सारी मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करना है, आपने स्वाइपर प्लगइन यूज़ करना है, आपने टेलविंड का कोई आपने फ्रेमवर्क इंक्लूड करवाना है, प्योर CSS, फाउंडेशन, बहुत सारी मार्केट में चीज़ें हैं जो हम मोस्ट कॉमनली डेली बेसिस पे अपने वेब पेजेस को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिटेलाइज कर रहे होते हैं। तो वो तमाम की तमाम आपको इस वाले प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। और हम एज अ डेवलपर इस प्लेटफॉर्म को प्रेफर इसलिए करते हैं कि जब हम अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेज को फाइनलाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं, सब ओके हो जाता है, क्लाइंट की तरफ से सिग्नल ओके का मिल जाता है, और फिर जब उसको लाइव पे शिफ्ट करते हैं, या अगर हमने ख़ुद ओनर हैं हम उस वेबसाइट के, खुद हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो तमाम चीज़ें फाइनलाइज करने के बाद, एज अ डेवलपर फाइनलाइज करने के बाद हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, और उस काम को हम जानते भी हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे लोकल लिंक्स हैं, लोकल लिंक्स मतलब हमारे जितने लोकल डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स रखी हुई हैं, लोकल डायरेक्टरी, हेडर डॉट के उसके अंदर CSS के अंदर header.css है, style.css है, इसी तरह से app.js वगैरह वगैरह सारी कस्टम हमने CSS लिखी हुई है, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं CDN के ऊपर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN का क्या बेनिफिट है? CDN का बेनिफिट ये है कि आपके सर्वर के ऊपर लोड नहीं आएगा, बल्कि जो CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनका भी अपना ऑफिशियल, वैसे तो हर वेबसाइट ने भी अपने सर्वर परचेज़ किए हुए, लेकिन इनका ये बेनिफिट है कि इन्होंने तमाम लाइब्रेरीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और उसका लिंक दे दिया। जैसे मैं राइट नाउ फॉन्ट ऑसम को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसका लिंक यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तमाम के तमाम आपको जो लिंक्स हैं वो आपको आपके वेब पेज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एक अच्छा
अच्छा ऑप्शन है, इसको आपने लाजमी करना होता है। और बाज़ मरतबा ऐसे वेबसाइट आ जाती हैं जिनकी स्पीड डाउन है, तो हम उनकी स्पीड को बेहतर करने के लिए CDN के लिंक्स के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं, प्रेफर कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ जी, मैं इसी तमाम लिंक्स में से फॉन्ट ऑसम के जो लिंक्स, ये लिंक आपके साथ शेयर हो भी गया, जब आप लोग बनाने बैठेंगे और यकीनन आप लोगों के पेज के अंदर आइकन्स होंगे, आइकन्स लगाने होंगे आप लोगों ने भी, ठीक है, आइकन्स लगाने होंगे अपने, आप लोगों के डिज़ाइंस के अंदर ऐसी चीज़ें होंगी कि आप लोगों ने आइकन्स का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास ये आइकन आ रहे हैं, आई हैव राइट नाउ दीज आइकन्स, या फोटो, ठीक है। तो मैं इन आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम ही यूज़ करूँगा। आप लोगों के पास भी इस तरह के आइकन्स आ रहे होंगे, बहुत बेचा काफ़ी सारे आइकन्स आ रहे होंगे। और इसके अलावा जो चीज़ मैं बनाने लगा हूँ अभी, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने के लिए मैंने क्या किया जी, मैं गया जी सर्च, ये वाले आइकन लगाना, ठीक है, सर्च कर, वो मैंने SVG पे फाइंड भी किया, तो ये आइकन आ गया। तो मैं कुछ ऐसा सही आइकन लगाना चाह रहा हूँ, मगर वाया यूजिंग द फॉन्ट ऑसम। और फॉन्ट ऑसम का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया CDN का। CDN के बाद मैंने स्क्रॉल डाउन किया, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस होती है एज अ डेवलपर, हमने उस चीज़ को प्रेफर भी करना होता है कि हमारे जितने आइकन्स हैं, जितनी ब्रांडिंग है, वो हमारी सारी की सारी SVG आइकन्स के अंदर आ रही हो। तो SVG आइकन्स लगाने के लिए फॉन्ट ऑसम के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उन आइकन्स को इंटीग्रेट करने के लिए, अपने वेब पेज के अंदर बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए स्क्रिप्ट की फ़ाइल यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट जैसे मैंने app.js की एग्जांपल दी आपको, इसी तरह से फॉन्ट ऑसम के लिए जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसका नाम है all.min.js, दिस इज़ द फाइल। और मैंने इसका पूरा टैग कॉपी करना है, टैग। तो टैग कॉपी करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन वो दे रहा है आपको, आप लिंक करना है, लिंक कॉपी कर लें, आपने टैग कॉपी करना है पूरा HTML का। स्क्रिप्ट टैग मतलब जो हम स्क्रिप्ट का जो टैग इस्तेमाल करते हैं विद इन द HTML कोड सिंटेक्स, तो वो मैंने क्या करना है, इसे कॉपी करना है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी एंड गो टू माई वेब पेज, स्क्रॉल डाउन, और ये हम स्क्रिप्ट्स लगा रहे होते हैं पेज के एंड पे। जितने भी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं वो हम बिल्कुल पेज के एंड पे लगा रहे होते हैं। और इस स्क्रिप्ट का नाम है जी फॉन्ट ऑसम। तो मैंने इसका नाम उसी मुनासबत से HTML के अंदर मैंने इसको लिख भी दिया, HTML कमेंट्स के अंदर, HTML कमेंट्स के अंदर लिख दिया। रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए मुझे पता हो कि ये वाला जो स्क्रिप्ट है किस चीज़ को टारगेट कर रहा है, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया जी यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, जैसे ही मैंने पेस्ट किया इसको, मैंने क्या किया जी, इसके ऊपर क्लिक किया, दोबारा से एक दफ़ा मैं कर रहा हूँ जी, कॉपी किया मैंने, ठीक है। उसने मुझे कहा हुआ आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ये कॉपी हो गया। एंड देन जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है, मैंने यहाँ पे जाके क्या किया जी, पेस्ट कर दिया। और हम कीबोर्ड से भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है। तो मैंने वो कर दिया जी, इट्स बीन डन। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए राइट नाउ, क्योंकि मैं लोकल काम कर रहा हूँ, लोकल मैं डिप्लॉयमेंट अभी नहीं कर रहा लाइव पे, तो बाकी जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जिसमें रेफरेंस पॉलिसी का रेफरर पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन और इंटीग्रिटी, ये तीनों एट्रीब्यूट्स जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, लाइव पे करते हैं, वेबसाइट को लेके जाते हैं, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंटली मैटर कर रही होती हैं। लेकिन अभी चूँकि लोकल काम कर रहा हूँ मैं, या मैं स्टेजिंग सर्वर पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं ये गिट पे पुश करूँगा कोड, तो ये चीज़ें इतनी कंपलसरी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी के लिए मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में सिर्फ एक एट्रीब्यूट है हमारा, सोर्स का एट्रीब्यूट है, उस पर फोकस करना है हमने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, सोर्स के एट्रीब्यूट। और सोर्स का एट्रीब्यूट हम इमेज के केस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अब ये मेरा कोड सिंप्लीफाइड हो गया, सिंप्लीफाइड होके स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हो रहा है लेस देन के साइन से, एंड देन स्क्रिप्ट का टैग कंप्लीट, ठीक है। और बीच में सोर्स आ गया। सोर्स किस चीज़ का है जी, फॉन्ट ऑसम का। इस CDN के लिंक पे फॉन्ट ऑसम का लिंक आ रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इस लिंक को कॉपी करूँ, या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस लिंक को कॉपी करूँ। अभी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, एंड गो टू द ब्राउज़र एंड ओपन अ न्यू टैब बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस आइकन, या कंट्रोल D करेंगे तो भी नया टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जाके मैंने वही लिंक क्या किया, पेस्ट कर दिया एड्रेस बार में। जो मैंने लिंक अभी यहाँ पे लगाया है CDN का,
उसको मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो CDN का जहाँ पे सर्वर पे क्लाउड फ्लेयर के सर्वर के ऊपर CDN ने फॉन्ट ऑसम की all.min.javascript की जो फाइल लाइब्रेरी के तौर पे रखी हुई है, उस सारे का कोड ओपन हो गया विद इन द ब्राउज़र। ये मैंने क्यों किया है? ताकि मैं इस फाइल को सेव करने लगा हूँ अपने रूट वर्किंग रूट डायरेक्टरी के अंदर, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड देन दिस इज़ द प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे जाके app.js रखी हुई है मैंने। उसी के पैरेलल मैंने all.min.js जो टारगेट कर रही है फॉन्ट ऑसम को, वो मैंने सेव कर ली। जैसी फाइल सेव हुई उसने मुझे बता दिया ब्राउज़र ने कि जी ये फाइल आपकी सेव हो गई है। लोकेशन पे जाके हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये फाइल आ गई, ये देखें JS के फोल्डर के अंदर ये फाइल आ गई। ये वही फाइल है जो अभी मैं देख रहा था ब्राउज़र के अंदर, और वो पलक झपकते, ठीक है, ये आ गई थी फाइल फॉन्ट ऑसम फ्री 7, इसमें वर्जन आ रहा है वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स। अब क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सोर्स पाथ जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ। इसका सोर्स पाथ मैं चेंज करूँगा एज़ पर माई रिक्वायरमेंट लोकल रूट डायरेक्टरी के हिसाब से, और वो मैं करूँगा जी JS फोल्डर। जैसे मैंने लिखा JS, विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया कि ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स VS कोड आपको रन टाइम पे असिस्ट भी कर रहा है, आपके कोड को क्रॉस चेक करके वेरीफाई भी करता जा रहा है कि हाँ जी आप सही कोडिंग कर रहे हो। जहाँ पे आप कोई चीज़ ऊपर नीचे गलत पाथ ऐड करोगे वो रेड मार्क कर देगा या मिसिंग बता देगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर 2 फाइल्स हैं राइट नाउ, all.min.js और app.js। तो मैंने all.min.js लगा दिया है टू टारगेट द फॉन्ट ऑसम, क्योंकि मैंने फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज़ करना है। तो मेरे लिए इस फाइल को अपने वेब पेज के अंदर लगाना कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है विद इन द SVG। मेरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि मैंने SVG फॉर्मेट में लगाना है। आप CSS में भी लगा सकते हैं, मतलब CSS के ज़रिए भी रेंडर करवा सकते हैं, उसके लिए इस फाइल को इंक्लूड करवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं एज अ डेवलपर इस चीज़ को तरजीह दे रहा होता हूँ कि मैं अपने वेब पेज के अंदर जितने भी आइकन्स हैं वो SVG फॉर्मेट में रखूँ। और वो रिकमेंडेशन मुझे कहाँ से मिल रही है, मुझे पेज स्पीड इनसाइट की तरफ से मिल रही है, ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट। और मैंने इस चीज़ को इसलिए ऑप्ट करना है, डे 1 से बनाना ही ऐसा वेब पेज है जो स्टैंडर्ड रूल्स, ताकि आगे चल के मुझे दिक्कत दुश्वारी ना हो कि ये क्या हो गया, एकदम से दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, वाक़यात बदल दिए। पहले ही दिन से मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक और फाइल भी इंक्लूड करवा देता हूँ, और इसका नाम है जी हमारा app.js। कल मैंने कहा था इंक्लूड करवाने, कल नहीं इंक्लूड करवाया, आज मैंने चूँकि फॉन्ट ऑसम इंक्लूड करवाया तो मैं अब app.js भी इंक्लूड करवा देता हूँ। ये हमारे पेज के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ये हमारे पेज के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे मैं इसी टैग के ज़रिए, स्क्रिप्ट के टैग के ज़रिए, स्क्रिप्ट, और मैंने क्या करना है जी, उसको ऐड ऑन कर देना है विद सोर्स एट्रीब्यूट, स्क्रिप्ट एंड सोर्स एट्रीब्यूट। और सोर्स एट्रीब्यूट में JS का फोल्डर एंड दैट app.js। और जैसे ही मैंने ग्रेटर देन का साइन ऐड किया तो उसने खुद ब खुद कंप्लीट कर दिया। अगर मैं नोटपैड ओपन करूँ तो वहाँ पे जाके जब मैं इसको लिखूँगा तो यहाँ पे फॉर्मेट फॉन्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट। अब जब मैं ग्रेटर देन का साइन ऐड कर रहा हूँ तो कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं VS कोड में काम कर रहा हूँ, तो VS कोड मुझे असिस्ट कर रहा है, तो उसने खुद ब खुद ये चीज़ ऐड कर दी। लेकिन आप लोगों को याद दहानी, सबक की याद दहानी के लिए मैंने नोटपैड में ओपन किया हुआ है राइट नाउ, और मैं इसको लिखने लगा हूँ। तो मैंने इसको कंप्लीट भी करना है, SCRI। जबकि आज जो हमने दूसरा टैग पढ़ा है HTML का, वो पढ़ा है जी इनपुट, एंड दिस इज़ टाइप, एंड दिस इज़ स्पेसेस ऐड करनी है आपने। स्पेसेस अगर नहीं ऐड करेंगे तो ये आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और HTML के जो कवानीन हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप कोई भी चीज़ डॉट, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, फॉरवर्ड स्लैश, कॉमा, सेपरेटर वगैरह वगैरह, ये सब कोई चीज़ मिस कर जाते हैं
तो क्रोम चूँकि एक स्मार्ट ब्राउज़र है वो आपकी बात समझता है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि अगर आपका क्लाइंट या उस प्रोजेक्ट को चेक किया जा रहा है विद इन द सफारी ब्राउज़र, मैक सिस्टम के ऊपर चेक किया जा रहा है, तो एरर आने के चांसेस हैं। सही हो सकता है वो कोड रेंडर ना हो ब्राउज़र के अंदर। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही, एरर आ रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके AI टूल को बताएंगे और हेल्प ले लेंगे। ChatGPT पे आप उर्दू में बात कर सकते हैं, वो आपको उर्दू में हेल्प आउट कर देगा। आपने हेजिटेट नहीं करना, बल्कि कॉन्फिडेंटली AI टूल का इस्तेमाल करना है। इतने कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करना है कि AI टूल्स परेशान हो जाएंगे, यार ये बंदा कहाँ से आ गया, पाकिस्तान से आ गया। सो वी आर नॉट कमिंग स्लो, SEARCH। क्योंकि मैं उसमें VS कोड में काम नहीं कर रहा, तो हर चीज़ में लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को इस लेवल की कोडिंग का पता होना चाहिए कि इन केस अगर आप लोगों को लाइव सर्वर पे कोई फाइल चेंज करनी पड़ जाती है कोड वाइज, या आपके सामने कोई टेस्ट आ जाता है, या आप किसी कंपनी में हायर इंटर्नशिप का आपने अप्लाई किया और वहाँ पे हायरिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हर टैग के हवाले से बुनियादी चीज़ों का इल्म होना चाहिए आप लोगों को। उससे आप लोगों का जो हायरिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। उनको पता होगा कि यार हम जो बंदा हायर करने, अव्वल तो आजकल AI का दौर है, आप AI भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस टेस्ट के दरमियान। अक्सर कंपनीज इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं कि आपको AI टूल इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन के तौर पे मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि AI टूल का इस्तेमाल करना सीखें, वो भी एक स्किल है इस टाइम मार्केट में, और हाईली डिमांडेड स्किल है। तो अगर आपको ये काम नहीं आता तो वो आना चाहिए, और अगर आपको वो काम आता है और कंपनी भी ऐसी है कि CEO से लेके ऊपर से लेके सब के सब AI टूल इस्तेमाल करते हैं, डेवलपर, डिज़ाइनर, सोशल मीडिया के बंदे, कंटेंट राइटर, SEO वाला बंदा, तो आप जब वहाँ जाओगे एज इंटर्नी तो आपको चीज़ हेल्प हो जाएगी कि आपको AI टूल पहले ही इस्तेमाल करने आते होंगे। बेशक उर्दू में ही आते हों, लेकिन आप लोग इस्तेमाल करना सीखें। और अगर उर्दू में प्रॉम्प्ट उसको बताएं और उसको कहें ChatGPT को कि मुझे इंग्लिश में बना दे उसका प्रॉम्प्ट, तो वो प्रॉम्प्ट जब इंग्लिश में बनाएगा तो वो फिर आप सर्च कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए आगे प्रोसेस करना। इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप लोग लिखा ही इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश मूवीज़ देखा करें नेटफ्लिक्स पे, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा रिकमेंड किया। इनपुट टाइप सर्च, और यहाँ पे जाके इसको हमने करना है जी कंप्लीट। तो ये हो गया जी आपका बुनियादी से एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ठीक है। स्क्रिप्ट में मुझे एंडिंग टैग ऐड करना है, यहाँ पे नहीं करना, डिव में ऐड करना है, डिव में ऐड करना है, लेस देन का साइन डिव। हेडर में ऐड करना है, हेडर। फुटर में ऐड करना है, फुटर लेस देन का साइन सलाम वाली। फुटर में ऐड करना है, मेटा में ऐड नहीं करना, हेड में ऐड करना है। तो ये क्विक रिवाइज हो रहा है विद इन द नोट पैड, क्योंकि हम VS कोड में काम कर रहे होते हैं। VS कोड में हर चीज़ एडवांस लेवल पर चल रही होती है, पता नहीं चलता। मेन में ऐड करना है, तो 1 बाय 1 मैंने ऑलमोस्ट हर लोगो। एंकर टैग में ऐड करना है, HREF एट्रीब्यूट आ गया, एंड देन क्लोज किया मैंने, एंकर टैग लिखा। इसी तरह से UL का मैंने कंप्लीट किया एंडिंग टैग, एंड देन इसी तरह से LI, और फिर LI को भी ऐड कंप्लीट करना है। बीच में हम एंकर टैग हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे केस में हमने यूज़ किया, ठीक है। HREF लिंक करता है पेज को नेविगेट करने के लिए, एट्रीब्यूट है हमारा, एंड देन लेस देन का साइन एंकर, तो ये हमारा रेडी है। एंड देन हमारे केस में इसको हमने कंप्लीट कर दिया ऐसे, ठीक है। इसको मैं नीचे मूव ऑन कर देता हूँ, और इसके बाद तो ये मैंने नोट पैड में अलग अलग हर जितने भी मैंने अभी तक ऑलमोस्ट मैंने यूज़ किए हैं लिख दिए। चलिए फॉर्म का टैग में आएगा, एंडिंग टैग आएगा, फॉर्म, एंड देन / फॉर्म। इसी तरह से इसका एट्रीब्यूट अभी जो आज हमने देखा है वो है एक्शन में जो भी पेज होगा, मैंने search.html रखा है। अगर आप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रहे हैं
और उसके एक्शन को आप रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं थैंक यू पेज पे, जो कि जनरली ऐसे ही होता है, तो आप यहाँ पे थैंक यू .html का पेज का लिंक देख सकते हैं। अच्छा, बैक टू जो चीज़ हम बना रहे थे। अब मैंने क्या किया जी, मैंने app.js इंक्लूड करवा दिया, all.main.js इंक्लूड करवा दिया फॉर द फॉन्ट ऑसम। अब मैंने क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है मैंने, एंड वेयर इज ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज, और यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया आइकन्स के ऊपर। आइकन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद, क्योंकि मैंने सर्च का आइकन लगाना है, SEARCH, सर्च को मैं सर्च कर, इस वक्त इस वेबसाइट के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि पेड भी आइकन्स हैं और फ्री आइकन्स भी हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका पैकेज परचेज़ नहीं किया हुआ और मैं नहीं परचेज़ करना चाह रहा, तो मैं फ्री के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ जो फ्री वाले आइकन्स हैं ना वो आ जाएंगे, इसके ऊपर लिस्ट डाउन कर देगा वो। तो मैंने लगाना है जी ये वाला आइकन लगाना है मैंने, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास, अदसा उर्दू में अगर बोलें अदसा। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका कोड। मैंने क्या किया, वो मुझे क्या कह रहे हैं, आप इसे कोड को कॉपी करें। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, कॉपी कोड स्निपेट। कॉपी कोड स्निपेट का मतलब है कि ये जो टैग लगा हुआ है, जो कि एक आई का टैग है, आई का टैग अभी तक मैंने नहीं बताया, आई का टैग हम HTML के अंदर फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं। इटैलिक मतलब स्ट्रेट की बजाय ज़िगज़ैग फॉर्मेट में उसको लिखा जाएगा टेक्स्ट को। लेकिन राइट नाउ चूँकि मैं आइकन लगाना चाह रहा हूँ, फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी आइकन्स हैं वो सब के सब आई के टैग में लगाए जाते हैं, आई के टैग में जितने भी आइकन हैं। अब मैं इस आइकन को इनकॉर्पोरेट करने लगा हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं आप इस कोड स्निपेट को कॉपी करें। कोड स्निपेट मतलब HTML के टैग को, इस टैग को, आई के टैग को कॉपी कर लें। तो जैसे मैंने क्लिक किया, वो मुझे कह रहा है जी कॉपी हो गया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ पर मैसेज आता है, टूल टिप में मैसेज आता है कॉपी हो गया आपको। इसके साथ साथ क्योंकि आप लोगों ने रिएक्ट में काम करना है, तो आप लोग इस पे यूज़ करेंगे आगे चल के, वो ये वाला सिंटेक्स होगा। सिंटेक्स डिफरेंट है, व्यू का सिंटेक्स डिफरेंट है, व्यू जेएस का, रिएक्ट का, SVG का कोड आप लोग एक दफ़ा हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं लोगों के केस में, तो उससे आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो गई है। तो SVG का कोड कुछ इस किस्म का होता है, SVG के टैग के अंदर होता है। एंड देन आई नीड वेब ऑसम, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट आई थिंक लेकर आ रहे हैं, आई डिडंट नो अबाउट दिस। तो ये हो गया जी HTML। राइट नाउ हम HTML को टारगेट कर रहे हैं और हमें इसी को कॉपी करना है, इसी को लेके जाना है। तो मैंने क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया सारा। बिल्ट इन क्लास आ रही है उसके ऊपर, क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, FA सॉलिड, FA मैग्नीफाइंग ग्लास, FA रिप्रेजेंट कर रहा है फॉन्ट ऑसम को। हमारे वेब पेजेस के इस जब हम जो काम कर रहे होते हैं वेब पेज बिल्ड करने का, कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है, फॉन्ट ऑसम आप लोग देख रहे हैं, टेलविंड है, वगैरह वगैरह, वो क्या करते हैं अपने नेम को ना, नेमिंग कन्वेंशन को मेंशन करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मेरे केस में मैंने फॉन्ट ऑसम लगाना है, तो फॉन्ट ऑसम के लिए वो क्या कर रहा है, FA फॉन्ट ऑसम, और मैंने ऐड करना है यहाँ पे करके, ठीक। मैंने जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इनपुट फील्ड के जस्ट आफ्टर मैंने पेस्ट ऑन कर देना इसमें। फाइल मैंने इंक्लूड करवाई हुई है और मैंने टैग आई का यूज़ कर लिया HTML के अंदर। अब जब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आ गया, और मेरे पास आया SVG फॉर्मेट में रेंडर किया उसने इसको HTML कमेंट कर दिया। जब हम किसी HTML के टैग को HTML कमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने HTML कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, यानी ये चीज़ ब्राउज़र में नज़र नहीं आती, डिस्प्ले में नहीं आ रही होती, हाइड हो जाती है, ठीक है, हाइड हो जाती है। अगर मैं डायरेक्ट कंटेनर लिखूंगा तो वो रेंडर कर देगा, लेकिन मैंने HTML कमेंट्स के अंदर यूज़ किया, दैट्स वाई अपनी आसानी के लिए, कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, अपने आसानी के लिए कंपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं कल को, तो मुझे पता होगा अच्छा ये हेडर का कंपोनेंट है, तो ये कंटेनर स्टार्ट हो रहा है उसका, ये नेविगेशन का कंपोनेंट है, ये सर्च बार का कंपोनेंट है, तो अपनी आसानी के लिए
तो ये क्या हो रहा है जी, इस केस में क्या हो रहा है, उसने एग्जिस्टिंग को हाइड कर दिया, जो हमने HTML का टैग लगाया, आई का टैग लगाया, FA सॉलिड मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको उसने हाइड कर दिया। फॉन्ट ऑसम उसका रेफरेंस बता रहा है वो fontawesome.com, ठीक, उसने उसको हाइड कर दिया, और उसकी जगह उसने रिप्लेस कर दिया SVG आइकन, वो ये एग्जिस्ट करता है, वो यार मैं क्या करता हूँ, इसको विजिबल करने के लिए स्टाइल शीट में जाके एक बेस क्लास लगा देता हूँ, एक बेस क्लास में लगा देता हूँ जस्ट बिफोर, ये है जी नेविगेशन, और यहाँ पे, ठीक, तो ये है जी हमारा, इसको मैं नाम रखता हूँ सर्च क्लास, SEAR सर्च फॉर्म। सिर्फ एक कलर दे देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को विजिबल कर दे, आइकन आप लोगों को नज़र आने लगे कहाँ है वो आइकन, क्योंकि वो दोनों डार्क कलर हैं, इस वजह से वो बिल्कुल मिक्स हो गया है कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने लगाना है जी वाइट, जैसे मैंने वाइट कलर लगाया तो वो विजिबल हो गया। बस मैं अभी के लिए आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि हम आइकन के लिए जाएंगे, आइकन हमने अपने वेब पेज के अंदर लगाना है, और आप लोगों के पास जो डिज़ाइन आप लोगों को शेयर किए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन में यकीनन आइकन्स लगाने होंगे आप लोगों ने, तो आइकन लगाने ऐसे ही हैं, अभी के लिए ऐसे ही आइकन लगाने हैं आपने, आसान है, क्विकेस्ट वे है। मैंने क्या किया है, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट CDN का लिंक रख सकते हैं, मैंने और स्टेप आसान करने के लिए राइट नाउ मैंने स्टेप को ईजी करने के लिए जो उसकी जो फाइल है मैंने लोकली रूट डायरेक्टरी में ऐड करवा दी है, डाउनलोड की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उसको मैंने लोकल सिस्टम पे सेव किया, रूट डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर JS के फोल्डर के अंदर किया, JS का काम JS के फोल्डर के अंदर, CSS का काम style.css, header.css, कोई और हम स्वाइपर ऐड करते हैं, प्लगइन ऐड करते हैं टू मेक द एनिमेशंस, तो उसके लिए सारा काम CSS के फोल्डर के अंदर। बाकी रूट पे हमारे पेजेस आ रहे हैं, सारे पेजेस बनते जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट का पेज बन रहा है, लैंडिंग पेज बन रहा है, इंडेक्स का पेज बन रहा है, ब्लॉग का पेज बन रहा है, मेन्यू है, शॉप है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, अबाउट का पेज है, टीम का पेज है, प्रोडक्ट डिटेल का पेज है, वगैरह वगैरह, जितने कॉन्टैक्ट का पेज है, और भी बहुत सारे पेजेस हमारे बनते जा रहे हैं रूट पे। रूट मतलब दिस इज़ कॉल्ड रूट, दिस इज़ कॉल्ड रूट। ये रूट और कहाँ पे जी, रूट हमें नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड रूट, ये जिस, और यही फोल्डर बेसिकली डिप्लॉय हुआ है सर्वर के ऊपर। तो जितना भी आप काम कर रहे होते हैं, और Next.js पे भी ऐसे ही होता है कि जब आप रिएक्ट में जो आप करते हो, इंस्टॉल करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, वो क्या करते हैं, आपके रूट पे फाइल्स रखी हुई होती हैं, उसमें वही रेंडर हो रही होती हैं, डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, ऐप का फोल्डर हो गया, पब्लिक का फोल्डर हो गया, वगैरह वगैरह। इसी तरह से अगर आप वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो तो उसमें WP एडमिन, WP इंक्लूड, WP कंटेंट, और फिर रूट पे फाइल्स होती हैं। इसी तरह से शॉपिफाई, उसके ऊपर रूट पे फाइल्स मिल जाएंगी आपको, theme.liquid। तो बेसिक कोर स्ट्रक्चर एक ही है, लारावेल का कोई प्रोजेक्ट है, Vue.js का कोई प्रोजेक्ट है, बेसिक कोर स्ट्रक्चर एक ही है, Go हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, वेबफ्लो है, देयर आर द नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट एक ही है। रूट डायरेक्टरी पे ही तमाम जो एक पेजेस का एक पेज क्रिएट हो जाएगा, उसी से फिर वो आगे रेंडर हो रही होंगी, बाकी डिटेल्स रेंडर हो रही होंगी वन पे वन। कुछ इसकी स्टाइलिंग माइनर बेहतर कर लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि इसका डिज़ाइन है नहीं मेरे पास। मैंने इनपुट फील्ड लगा दी है, इनपुट फील्ड को मैं टारगेट कर लेता हूँ क्योंकि मैं CSS लिख रहा हूँ। तो अच्छा, एक दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी, जब मैं ये CSS पहले लिख रहा था, मैंने कहा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ द ओल्ड क्लासिक वे टू राइट द कस्टम CSS, ये भी ठीक है। और आजकल जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और फंक्शनल है, तमाम ब्राउज़र उसको कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ भी नहीं है उसके अंदर, वो ये है कि आप हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं, हेडर, नैव, और फिर उसके अंदर नेविगेशन को मैंने टारगेट किया है, और मैं दूसरा टारगेट कर रहा हूँ सर्च फॉर्म को, इसके बाद मैं लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ उसकी विड्थ वगैरह चेंज करना। तो दिस इज़ ऑल्सो अ राइट वे टू राइट द CSS, और ये रिकमेंडेड वे, ये भी ठीक है। और ये आपका जो कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग है उसमें आपको हेल्प आउट भी करेगा। ये पूरा एक कंपोनेंट रेडी होता जा रहा है, हेडर का, हेडर CSS का पूरा एक कंपोनेंट रेडी होता जा रहा है। और मैंने इसी के अंदर कुछ माइनर चेंजेस करनी हैं, जिस तरह से मैं क्या करता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैंने टाइप इनपुट फील्ड लगाई थी, इनपुट फील्ड, इनपुट का टैग मैंने यूज़ किया था HTML के अंदर,
तो उसमें 3 एट्रीब्यूट्स आ गए। एक टाइप मैंने बता दिया आपको कि टेलीफोन नंबर, ईमेल, टेक्स्ट, पासवर्ड और वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह से नेम का एट्रीब्यूट प्रोग्रामेटिकली प्रोग्रामिंग एंड पे जब हम बैक एंड फंक्शनलिटी क्रिएट करते हैं तो ये वाला एट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी इसके अगेंस्ट हम डीबी में कोई चीज़ सेव करना चाह रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शनलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, तो नेम का एट्रीब्यूट हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। इसी तरह से आईडी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्लासेस और आईडीज़ में बेसिक डिफरेंस ये होता है, क्लासेस हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग पर्पस विद इन द वेब पेज। कोई चीज़ हमने बनानी है, उसको बिल्ड करना है, पोजीशन करना है, उसके फॉन्ट सेट करना है, उसकी विड्थ ऐड करनी है, उसकी लाइन हाइट सेट करनी है, उसको हाइट सेट करनी है, कुछ भी हमने करना है तो वो हम क्लासेस के ज़रिए कर रहे होते हैं। क्योंकि क्लासेस इज़ द कोर की फीचर टू कंट्रोल दैट एलिमेंट, कंट्रोल दैट टैग, कंट्रोल दैट कंपोनेंट, उसको बेहतर अंदाज में एग्जैक्टली डिज़ाइन के हिसाब से बिल्ड करने के लिए क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग पर्पस, पेज को बेहतर करने के लिए, उसकी यूज़र एक्सपीरियंस, उसका यूज़र इंटरफेस बेहतर करने के लिए। और इसी तरह से जो आईडीज़ होती हैं वो हम प्रेफर कर रहे होते हैं फॉर प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारी पहली प्रेफरेंस होती है आईडी क्यों होती है? क्योंकि आईडी यूनिक होती है, वो किसी भी पूरे जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, टैग्स इस्तेमाल हुए हैं, इनपुट फील्ड सर्च की एक और आ जाती है, पेज के एंड पे आ जाती है, कहीं और बनानी पड़ जाती है, तो वो क्या करेगा, आईडी से डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये वाली जो आईडी है वो टारगेट कर रही है हेडर के अंदर जो इनपुट फील्ड आ रही है, और जो दूसरी आईडी है वो चेंज होगी, यूनिक होगी, वो उस एलिमेंट को टारगेट कर रही होगी। तो आईडीज़ यूनिक होती हैं, क्लासेस रिपीट हो सकती हैं, जैसे कि अभी हमने हेडर के अंदर कंटेनर की डिव लगाई है, क्लास लगाई है कंटेनर की, उसके ऊपर क्लास लगाई है डिव के ऊपर, वही हम रिपीट करेंगे फॉर द नेक्स्ट इंट्रो सेक्शन, वही रिपीट करेंगे फॉर द नेक्स्ट इंट्रो सेक्शन के बाद क्या है जी हमारा कॉफ़ी टाइम, दिस इज़ द इंट्रो सेक्शन कॉफ़ी टाइम, एंड दिस इज़ द ब्लैक कॉफ़ी एक और सेक्शन है। इसी तरह से एक और कंटेंट सेक्शन है हॉट कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी, एंड देन वाउचर, ये भी इसमें सब में रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर। तो वो क्लासेस के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होंगे हम। क्लास हमने एक बना ली है, कंटेनर की विड्थ डिफाइन कर दी है, मैक्स विड्थ 1320 स्टैंडर्ड विड्थ डिफाइन कर दी है और उसको हमने विड्थ 100% कर दिया है, तो वो रिपीट हो रही है, वो हम मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटर में जाएंगे वही कंटेनर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने ख़ास किस्म की स्पेसिफिक विड्थ के अंदर रखना है तमाम एलिमेंट्स को, तमाम कंटेंट को, एलिमेंट्स को, कंटेंट को, स्ट्रक्चर को, लेआउट को, तमाम उसके अंदर हमने 1320 की विड्थ के अंदर रखना है, तो हम रिपीट कर सकते हैं। क्लासेस रिपीट हो जाती हैं, आईडीज़ रिपीट नहीं होती, क्लासेस रिपीट हो जाती हैं, आईडीज़ रिपीट नहीं होती। थोड़ा मैं और ब्रॉडर वे में बात करूं तो आप क्लासेस को भी JS की नेमिंग कन्वेंशन के साथ, क्लासेस को भी JS की नेमिंग कन्वेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग एंड पे। वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिकली, जैसे मेरे केस में मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे केस में मैं इस चीज़ को आईडी के ज़रिए नहीं हैंडल करना चाह रहा, मैं इसको हैंडल करना चाह रहा हूँ विद द इंस्टेड ऑफ आईडी आई वांट टू राइट अ JS, क्योंकि मैंने कुछ JS लिखी है इस सर्च के लिए, फॉर्म के लिए ना, मैंने सर्च के लिए क्या JS लिखी है कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो उसको उस वेबसाइट पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हो जाएं। एक JS एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, मैं लिख नहीं रहा, जैसे ये मैंने नया बार लिखा था तो कितनी सारी ऑप्शंस आ गए, ठीक है ना। तो ये सारी के सारे ऑप्शंस तो ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही हो रहा है बेसिकली। बिहेवियर, दिस इज़ कॉल्ड एज बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है वाया यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, और स्टाइलिंग कंट्रोल हो रही है वाया यूजिंग ए स्टाइल शीट, और HTML टैग्स के साथ साथ हम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML टैग्स हम अपने वेब पेज को बिल्ड करते जा रहे हैं, डिस्प्ले पे वो आती जा रही हैं चीज़ें मन ब मन। JS सर्च बार, मैंने एक कस्टम नेम दे दिया, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हुए मैंने एक कस्टम नेम दे दिया। आईडी भी यूज़ करूँगा, पहली प्रेफरेंस मैंने जैसे बताया आपको कि हम डेवलपर्स की पहली प्रेफरेंस आईडी होती है। साथ में एक ब्रॉडर वे में जो आजकल काम हो रहा है और करना भी चाहिए, उसके बारे में एक स्टैंडर्ड आप लोगों को तरीका भी पता होना चाहिए। तो वो क्या है कि JS के साथ जो पहले वाली क्लास है उसने टारगेट कर दिया स्टाइलिंग को,
जो पहले वाली क्लास है। जो सेकंड क्लास है जेएस की क्लास, वो ये प्रेजेंट कर रही है कि इसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हुई है। अगर मैं इस क्लास को रिमूव भी कर देता हूँ तो इससे स्टाइलिंग पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? स्टाइलिंग के लिए सर्च फॉर्म की क्लास सस्टेन कर रही है, उसके लेआउट को ब्रेक नहीं होने देगी। प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर फंक्शनलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फ्रंट एंड पे चीज़ ब्रोकन फॉर्मेट में नज़र नहीं आएगी, स्टेबल पोजीशन में नज़र आएगी, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे ऐड करना है जी बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, मैं एक और काम क्या कर लेता हूँ, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट कल भी यूज़ किया था मैंने, आज रिपीट भी कर लेते हैं उसको हम। पेरेंट कंटेनर को मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और मेरे केस में जो है चाइल्ड एलिमेंट, कल था सूडो एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट था, आज सूडो एलिमेंट नहीं है, आज आइकन का टैग, आई का टैग है चाइल्ड एलिमेंट। इसका मैं रखता हूँ नाम आइकन, SEARCH, कस्टम नेम रख लिया। डिफ़ॉल्ट क्लासेस को नहीं छेड़ा मैंने। अगर मैं डिफ़ॉल्ट क्लासेस को चेंज करूँगा तो फ्रंट एंड पे आइकन रेंडर नहीं होगा, इसको मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी किया है, कोड एज इट इज़ रखूँगा। उसके साथ साथ मैंने ग्रुपिंग कर दी, पहले ग्रुपिंग हुई भी थी दो क्लासेस की, सॉलिड और मैग्नीफाइंग ग्लास, FA फॉन्ट ऑसम हाइफन मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोगों ने भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है क्लासेस बनाते हुए, अंडरस्कोर नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन फिर आप लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर को सिमेट्री में भी रखना है। सिमेट्री में मतलब एक जैसा रखना है। इसी के बाद स्पेस के बाद मैंने तरीका फॉलो किया, आइकन डैश सर्च। आइकन सर्च मैंने लिखने के बाद मैंने क्या करना है, जिसको कॉपी किया मैंने, एंड देन गो टू द CSS, डॉट के साथ क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आईडी को हम हैश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि मैं क्लास लगाने लगा हूँ तो आइकन सर्च, स्पेस नहीं देनी मैंने, स्पेसेस ऐड नहीं करनी। जैसे HTML के अंदर हमने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, सिमिलरली CSS लिखने में भी हमने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे, क्या क्लास खत्म हो इंस्टेंट मीटिंग। तो चाइल्ड एलिमेंट आ गया जी आइकन सर्च, पेरेंट एलिमेंट को मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया, आइकन सर्च को मैं करने लगा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। कल मैंने सूडो एलिमेंट को किया था, ये कल हमने किया था जी जब हम बना रहे थे एंकर टैग, उसके अंदर मैंने सूडो एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था आपको, बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट, ठीक। ऐसे टैग्स HTML के जिनके एंडिंग टैग होते हैं उसके अंदर हम सूडो एलिमेंट के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट कल क्या थी, डिज़ाइन के मुताबिक हमने एक लाइन ऐड करनी थी। लाइन कहाँ ऐड करनी थी, ये बॉटम, तो मैंने इसको सूडो एलिमेंट के ज़रिए कंट्रोल किया। स्पैन के टैग के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक। सूडो एलिमेंट के ज़रिए मैंने ये लाइन के ऐड किया। आज मैं क्या करने लगा हूँ जी, मैं आइकन के टैग को पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, पेरेंट को यानी कि फॉर्म के टैग को मैंने पोजीशन रिलेटिव किया। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ आइकन मैंने लगाना है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है आपके सामने राइट साइड, मैंने आइकन लगाना है लेफ्ट साइड, आइकन आ रहा है राइट साइड, इसको मैंने मूव करना है लेफ्ट में। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने, लेफ्ट 0 मतलब 0 पिक्सल, इसी तरह से टॉप 0 मतलब 0 पिक्सल, ठीक। 0 मतलब 0 पिक्सल, 0 यूनिट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी का नेम है लेफ्ट और टॉप,
और पोजीशन एब्सोल्यूट के कॉम्बिनेशन के साथ लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, इनसेट, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। पोजीशन फिक्स्ड के कॉम्बिनेशन के साथ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप। पोजीशन रिलेटिव के कॉम्बिनेशन के साथ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप। और जी इंडेक्स, इसके साथ हम क्या करते हैं, जी इंडेक्स। जैसे मैंने आप लोगों को कल जिक्र किया था कि फ़ोटोशॉप में लेयर्स में काम होता है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, हम CSS के अंदर जी इंडेक्स के ज़रिए लेयर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। अगर डिज़ाइनर ने कोई काम ऐसा किया है, डिज़ाइन बनाते हुए कोई ऐसा डिज़ाइन रेडी किया उसने, कोई इस तरह से डिज़ाइन उसने इस तरह का बनाया, जैसे कि ठीक है नहीं है डिज़ाइन में कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये वेव जो है वो इस वाले सेक्शन के ऊपर आ रहा है, जैसे एग्जम्प्ट कर लेते हैं, ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम जी इंडेक्स के ज़रिए सेट कर सकते हैं। डिज़ाइनर ने तो लेयर्स के ज़रिए सेट किया हुआ ना, लेयर्स के ज़रिए, ठीक है। दीज आर द लेयर्स, ये मैंने पहले भी आप लोगों को जिक्र किया था। फोटोशॉप के अंदर ये जो पैनल होता है आपका, राइट साइड पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है लेयर्स को, लेयर्स। इसी तरह से CSS के अंदर ये चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे होते हैं जी इंडेक्स के ज़रिए। अगर अभी मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके एंड देन जी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ -1, तो वो हाइड हो गया, एग्जिस्ट करता है मगर वो हाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये जी इंडेक्स, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट, टॉप, राइट, जी इंडेक्स 0, राइट नाउ माइनस किया मैंने हाइड करने के लिए 0, उसने उसको टॉप में मूव ऑन कर दिया। वन, अच्छा 1 मैंने इसलिए कर दिया कि 0 एंड देन 1, इसके बाद हम एक और चीज़ सेट कर लेते हैं और वो है जी हमारी इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड के अगेंस्ट कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ रही होती हैं, उसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ साइड बाय साइड। ये है जी हमारी इनपुट। इसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, जिस चीज़ को मैं बना रहा हूँ उसी को फॉलो करते हुए मैं नाम भी रख रहा हूँ। इनपुट फील्ड हो गया, आइकन हो गया, फॉर्म हो गया, उसी से रिलेटेबल नेम्स हैं। जब आप लोगों ने भी वेब पेजेस बनाने हैं जो आप लोगों को असाइन हुए हुए हैं, तो आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि उसी से ही नेमिंग कन्वेंशन रिलेटेड ही नेम रखें आप, क्योंकि मेरे पास सर्च बार की वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए ही मैंने उसका नाम रखा है सर्च से रिलेटेड। फॉर्म सर्च, आइकन सर्च, इनपुट फील्ड सर्च, इनपुट सर्च, ये सारे का सारा काम फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग पर्पस हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग पर्पस, डॉट के साइन के साथ। एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फील्ड में अभी तक मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे हैं हम ये CSS की प्रॉपर्टी। इसका नाम है जी बॉर्डर। वो क्या करेगा, जो बॉर्डर है, बॉर्डर आ रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। मुझे वो नहीं चाहिए राइट नाउ, आई डजंट वांट। तो मैं 0 करूँगा तो वो रिमूव कर देगा, या नन, दोनों प्रॉपर्टीज़ ठीक हैं। बॉर्डर नन या बॉर्डर 0। जैसे मैंने 0 बॉर्डर किया तो उसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ हो गई हैं। पहले वो एक बॉर्डर सा लग रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉर्डर आ रहा था। अब वो बॉर्डर कैसे आ रहा था मैं चाहता हूँ CSS में दिखाने के लिए, इसको मैं करता हूँ कमेंट, इससे मैं करता हूँ इसको मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, तो वो बॉर्डर ये आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉर्डर, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, रिमूव किया। रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, बॉर्डर नन, तो वो रिमूव हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, वो हाइट क्लियर हो गया, उसके एजेस अब स्मूथ नज़र आ रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है विद इन द वेब पेज, क्योंकि जितना डिज़ाइन देख रहे हो क्लीन डिज़ाइन हुआ है। तो आप लोगों ने भी जब एज अ डेवलपर आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो, खाली वेबसाइट उठा के मुंह पे नहीं मारनी होती, बल्कि आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होता है कि जिस भी एलिमेंट को आप बना रहे हो, जिस भी कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइनर ने तो बना दिया, डिज़ाइन कर दिया, अब आपने उसी से रिलेटेबल, जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था सर्च बार, तो मैंने उस चीज़ को बनाने के लिए जहाँ तक मेरे पास CSS की नॉलेज है मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा उस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए।
पॉलिश्ड फॉर्मेट में रखने के लिए टू मैच विद द रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन, बाकी डिज़ाइन के साथ वो लग के अच्छा लगे। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z करके हम आ गए जी वापस बैक। कोलन्स का, सेमी कोलन्स का, इसका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। प्रॉपर्टीज़ का, ख़ुद से प्रॉपर्टीज़ कोई अपनी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ आप नहीं लगा सकते। आप लोगों ने जो एग्जिस्टिंग CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जिस्टिंग HTML के टैग्स हैं, उसी के ही मुताबिक उसी डोमेन के अंदर चलना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो उसके रिलेटेड चीज़ें ही हमने यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा हम उसको आउट ऑफ द बॉक्स अगर जाएंगे तो वो एरर आना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ें वर्कआउट ही नहीं करेंगी। स्पेसिस का, ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। ये सिंगल ब्रैकेट ये वाली नहीं लिखनी यहाँ पे, ये वाली सिंगल ब्रैकेट ये एरर दे देगा, ठीक है। तो वो आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट ही इस्तेमाल करनी है, जो शिफ्ट प्रेस करेंगे आप और यहाँ पे इनपुट फील्ड को मैं क्या कर लेता हूँ जी, ये ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वंस आई ट्राई टू राइट इन दिस फील्ड, इसको हम थोड़ी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं वाया यूजिंग द पैडिंग। पैडिंग क्या करेगा, वो इंटरनल स्पेसिंग ऐड कर देगा 0.5 एंड देन सेव, इंक्रीज हो गया, ठीक हाइट। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो आप देखो ऊपर आइकन जो है वो ओवरलैप हो रहा है, उसको ओवरलैप कर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है आइकन, तो और ये पैडिंग हमारा क्लॉकवाइज चल रहा होता है, टॉप से 0.5 रखूँगा मैं, एंड देन फ्रॉम राइट साइड इट इज़ 0.5 एंड दिस इज़ फ्रॉम द बॉटम 0.5 REM, और लेफ़्ट साइड से मैं इंक्रीज़ कर दूंगा 2 REM कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 2 REM कर देता हूँ। मैंने जैसे 2 REM किया तो उसने जो पहले वो ओवरलैप कर रहा था टेक्स्ट, वो अब उसने सेट कर दिया। अच्छा लग रहा है, रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, उस फील्ड की रीडेबिलिटी इंक्रीज, और होना भी ऐसी चाहिए। जैसे मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे मैं लिखूँ और वो नीचे जा रहा हो टेक्स्ट, तो वो बुरा लगेगा, इट्स नॉट गुड। तो वो इसके बाद स्टार्ट करने के लिए मैंने कैसे हैंडल किया उसको, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया आइकन सर्च को लेफ़्ट पे डिस्प्ले करने के लिए, और फिर इनपुट फील्ड को उस आइकन के हिसाब से ब्रीथिंग स्पेस रखने के लिए, विजिबिलिटी अच्छी रखने के लिए मैंने 2 REM की पैडिंग ऐड कर दी। ये हो गया। देन मैंने क्या करना है जी, इसको 0.25 फ्रॉम द टॉप, उसकी मैंने सेटिंग नीचे लेकर आनी है, आइकन की प्लेसमेंट नीचे करनी है। मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है, तो मेरे पास ये बेनिफिट हो गया कि मैं इस पूरे जो मेरा एक एरिया है ना, इसका जो फॉर्म वाला जो एरिया है, मैं उसके अंदर मूव ऑन कर सकता हूँ, इस आइकन को मैं मूव कर सकता हूँ, इस आइकन को विद इन द पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, फॉर्म का टैग लगा हुआ है, इंस्पेक्ट एलिमेंट, एंड दिस इज द फॉर्म, ये आपका उसने हाईलाइट भी कर दिया उसको। तो ये इसी के अंदर रहते हुए, क्योंकि मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दी है, लॉक कर दी है पोजीशन उसकी, इसी के अंदर ये आइकन मूव करेगा अकॉर्डिंगली। और ये जितना भी एरिया है 0.25 REM यानी कि 4 पिक्सल जो वो नीचे लेकर आया है, उसने पूरे एरिया को कैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट है 31, तो 31 में से 4 उसने पिक्सल उसको नीचे मूव ऑन कर दिया। क्योंकि फोटोशॉप मैंने एग्जांपल आपको दे दी है कि ये सारे का सारा काम हमारा वेब का पिक्सल्स में हो रहा होता है, ठीक, पिक्सल्स। तो ये क्या किया इसने 1 2 3 एंड 4, अगर ये टोटल 31 पिक्सल हैं, उसमें से 4 पिक्सल उसने नीचे जाके ड्रॉप किया उसको। उसके बाद मैंने लेफ़्ट से भी क्या करना है, इसको सम स्पेसिंग ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 REM कर दिया, 1 REM ज़्यादा है, इसको मैंने करना है
देन सिमिलर पैटर्न, ठीक है जी, ओके। तो इसकी वर्टिकली जो अलाइनमेंट है वो भी बेहतर हो गई है, उसकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है, और अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो वो अब उसकी रीडेबिलिटी भी उस कैप्शन के अंदर भी है, ओवरलैप भी नहीं हो रही। एक एट्रीब्यूट और ऐड कर लेते हैं हम इसमें, हमने यूज़र को बताना भी है कि ये, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे तो कह रहे थे सर्च डॉक्यूमेंट, तो मैं क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट फील्ड के अंदर ही, एक और एट्रीब्यूट होता है ऐसे नेम आईडी का मैंने आपको बताया, क्लास का बताया, टाइप, सर्च, टेक्स्ट, टेल, ईमेल, पासवर्ड, इसी तरह से प्लेस होल्डर में जाके जो भी मैं लिखूँगा, सर्च मैंने लिखा एंड देन वंस आई रीलोड तो उसने सर्च उसको लिख दिया। सर्च जब तक लिखा हुआ है, जब तक कस्टमर कुछ लिख नहीं रहा इसके अंदर, जैसे ही कस्टमर लिखना शुरू करेगा तो वो हाइड कर देगा उसको। तो ये क्या आपका प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट हमने लिख दिया सर्च का, जो भी हम यहाँ लिखेंगे, 3 डॉट्स ऐड किए मैंने तो वो 3 डॉट्स उसने वहाँ पे भी ऐड कर दिए, जैसे भी लिखेंगे हम वो एज इट इज़ वहीं पे डिस्प्ले कर देंगे। ये हो गया जी हमारा ओके डन। और अब हम क्विकली बना लेते हैं इंट्रोसेक्शन। इंट्रोसेक्शन में जो मेन चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो मुझे फॉन्ट नज़र आ रहा है। फॉन्ट के लिए मैं क्या करूँगा, फॉन्ट का नेम है जी ये वाला, ठीक है जी, ग्रैंड होटल रेगुलर। तो जुल्करनैन जी फॉन्ट के लिए क्या करूँगा मैं, गूगल फॉन्ट पे जाएंगे, सिंपल font.google, और यहाँ जाके मैं सर्च करूँगा ग्रैंड, ठीक है। तो डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ है, गूगल फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं सारे वेब पेज के। और इसके बाद मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगा, नहीं इस फॉन्ट को मैंने लगाना है। कल वाला लेक्चर देखा था आपने मेरा, कल वाला नहीं देखा, अच्छा। गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा मैं, गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फॉन्ट लगाया हुआ है, कल मैंने लगाया था जो फॉन्ट थी, और वो इंक्लूडेड है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे बता देगा आपको, क्योंकि मैंने 2 फॉन्ट ऐड कर लिए हैं तो उसमें वो 2 का ना वो आइकन 2 में चेंज हो गया। कल तक 1 था, आज मैंने एक और फॉन्ट सेलेक्ट किया, उसने 2 कर दिया उसको। अब आपने क्या करना है, इस वाले API कोड को आपने यूज़ करना है विद इन द हेड टैग एग्जिस्टिंग कोड के साथ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया एंड गो टू द ब्राउज़र, वेब पेज में जाके मैंने ये लगाया था गूगल फॉन्ट्स, ठीक। इसके साथ मैंने रिप्लेस करना है इसको, इस एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करना है इसके साथ। ये मैंने क्या किया, इसके साथ रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि जो पहले एग्जिस्टिंग फॉन्ट आ रहे हैं वो भी रहे, और जो नया फॉन्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो भी आ जाए। हमने अलग से नया नहीं ऐड करना, इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है, मेक श्योर कर लेना। नया ऐड करने का आपको नुकसान ही होगा, आपके वेब पेज की स्पीड स्लो होगी। तो इसको हमने, और अगर पढ़ें भी, हम कोड को पढ़ भी लें, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर भी करें, वैसे तो इतनी कोई डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इनकेस अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे ये फॉन्ट नज़र आ रहा है जो कल हमने यूज़ किया था, और आज जो फॉन्ट है वो ये आ रहा है, और उसके साथ साथ वो फॉन्ट भी है। तो बेसिकली हो ये रहा है, इस API के केस में ये जो नीचे API हमने लिखी है और ऊपर लिखी है, तो एक दफ़ा ब्राउज़र में रिक्वेस्ट चली गई font.google के API सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट चली गई जहाँ से वो ये फॉन्ट फेच करके ले आया। लेकिन जब उसने ये वाला कोड पढ़ा, लाइन ऑफ कोड पढ़ा, तो उसने दोबारा से एक ये नया फॉन्ट तो आया ही आया, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट दोबारा गई। तो एज अ डेवलपर हमने मिनिमल करना होता है, टाइम को मिनिमल रखना होता है, पेज की स्पीड लोडिंग को बढ़ाने के लिए हमने कोड लेवल पे इस तरह के डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन लेने होते हैं कि रिक्वेस्ट को मिनिमल किया जाए, सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट ना जाए, बल्कि अगर एक ही मरतबा में हम API हमने कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो जो फॉन्ट्स में रिक्वायर है वो एक ही दफ़ा फेच करके लेगा। हम इसको इसके साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, मतलब अगर हमने इसको पेस्ट किया तो ये अलग से आया ना, ये नीचे जो आप कह रहे हैं इसीलिए बच्चे मैंने इसीलिए बताया है कि अलग से नहीं पेस्ट करना, बल्कि एग्जिस्टिंग को ही मैंने रिप्लेस कर दिया। इस तरह नहीं करना, बल्कि मैंने क्या किया है, रिप्लेस का एग्जाम्पल दिया, इसी के साथ मैंने रिप्लेस। इसमें 3 बुनियादी टैग हैं, एक लिंक का टैग जो कि पढ़ चुके हैं हम, प्री कनेक्ट कर रहा है गूगल फॉन्ट की API के साथ,
दूसरा जी स्टैटिक, एंड द थर्ड वन इज़ द फॉन्ट नेम, जो भी हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी फॉन्ट हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी वो तमाम की तमाम डिटेल्स फिल करके लेकर आना। अब वो एक ही लाइन में दोनों को फॉन्ट आ गए हैं, ठीक है, ग्रैंड होटल और ये दूसरा सेव करते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको CSS के ज़रिए लगाना है फॉर स्पेसिफिकली दिस टाइटल, स्पेसिफिकली फॉर दिस टाइटल। क्विकली मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट इंटीग्रेट कर लिया मैंने, तो मेरा ये हेडर का कंपोनेंट रेडी हो गया है मेरा, एंड देन कंटेंट एरिया स्टार्ट हो गया जी। आज हमारा फाइनली हेडर कंपोनेंट तीसरे लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सेक्शन का टैग, एंड दिस इज द इंट्रो सेक्शन, इंट्रो सेक्शन, ठीक है। HTML कमेंट्स में कर रहा हूँ अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, इन केस अगर मैंने आगे चल के कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग करनी है, सीखना है वो काम भी, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्लीन कोडिंग भी कहलाती है आपकी ये, दिस इज टेक्निकली ये टर्म आपकी क्लीन कोडिंग में भी कंसिडर की जाती है। क्लास सेक्शन इंट्रो बैनर, क्लास मैंने उसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए लगा दी। जैसे मैंने हेडर का टैग लगाया था, मैंने सेक्शन का टैग लगाया इस केस में। सेक्शन का टैग हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा हमने। डिव, और डिव के अंदर रिपीट हो रही है कौन सी वाली क्लास, कंटेनर की क्लास। क्यों, स्पेसिफिक विड्थ को कंट्रोल कर रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ बनाना है वो है जी मेरा फर्स्ट कॉलम, जिसमें टाइटल, सब टाइटल, पैराग्राफ का टैग और बटन का टैग, और राइट साइड पे इमेज, राइट साइड पे इमेज, राइट साइड पे इमेज। तो मैंने इसको ऐड ऑन करना है जी, मुझे यहाँ पे डिवीजन करनी है दो कॉलम्स की, दो डिव्स चाहिए मुझे। फर्स्ट कॉलम के लिए कंटेंट आएगा सारे का सारा उसमें, और दूसरे कॉलम में इमेज आ जाएगा। आसान है, सिंपल है। तो पहला कॉलम हम बना लेते हैं, पहले डिव हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्लास, एंड देन कॉलम कंटेंट। हाँ, डिव मैंने रखी कंटेनर की, वो कंटेन कर रही है दोनों डिव्स को स्पेसिफिक विड्थ में रखने के लिए। एंड देन चाइल्ड ऑन द रिकॉर्ड मैंने डिवाइड दोनों कर दी। कॉलम कंटेंट, ठीक है, कॉलम कंटेंट या कॉल कंटेंट, शॉर्ट फॉर्मेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है, कॉलम कंटेंट या कॉल कंटेंट मतलब कॉलम कंटेंट। और उसमें मैंने क्या करना है जी, एक अदद मैंने रखना है H1। H1 के अंदर क्या चीज़ आ रही है जी, हमारी काफ़ी टाइम। इसको मैंने कर दिया जी रिप्लेस, और इसको मैंने कॉपी किया कंटेंट को, एंड गो टू द पेज। इसके बाद क्या जी, सब टाइटल, और सब टाइटल दूसरे वाले फॉन्ट में, वो फॉन्ट हम पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं, और ये मैं रखूँगा H2 में। और उसके बाद है जी पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ के टैग में आ जाएगा ये वाला जो टेक्स्ट, इसको मैंने किया कॉपी। डिज़ाइन में टेक्स्ट टूल पकड़ के मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके, ठीक है, टेक्स्ट टूल फोटोशॉप में, डिज़ाइन में, फोटोशॉप डिज़ाइन मतलब फोटोशॉप में, अभी फोटोशॉप ओपन किया हुआ हमने। इस तरह से फिग्मा होता है, इसी तरह से XD होता है, स्केच वगैरह वगैरह। तो मैं फोटोशॉप के अंदर इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ, जो कि एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी कहलाता है। इसको मैंने कॉपी करना है, तो मैंने क्या करना है, टेक्स्ट टूल, आई नीड टू क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। Once I click on the text tool in the Photoshop, then I am able to click and copy and paste. Control A, copy, Control C, copy, and वापस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, landingpage.html, और जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, पैराग्राफ का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग उसके सेंटर में, मैंने ये वाला कंटेंट पेस्ट करना है। इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको मैंने किया पेस्ट, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जैसे मैंने पहले पेस्ट किया था तो पेस्ट हो गया था यहाँ पे, तो जैसे मैंने ये वाला पेस्ट किया ना, ये गलत पेस्ट किया,
इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। HTML के अंदर ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी रेंडरिंग में इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। कलर से भी पता चल रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड आपको असिस्ट करने के लिए हर वक्त हमा वक्त आपकी खिदमत में हाथ बांध के तैयार है। इतना तो मेरे ख्याल है मेरी बेगम मेरी खिदमत में नहीं रहती। AI टूल इस्तेमाल करना सीखें, AI टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया जी, ठीक है। मैंने स्पेसेस रिमूव कर दी और अब पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग और उसके दरमियान की सारी चीज़ें हैं। एंड आई नीड टू रिमूव, एक्चुअली क्या किया हुआ डिज़ाइनर ने ना कुछ हिडन, ये आ रहा है, ये मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा ना तो कुछ हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, ये यहाँ तक चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है ना वो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ तक इसको मैं ठीक करूँ। मुझे बस 2 ही लाइन चाहिए। प्लेस होल्डर कंटेंट है, इजी है, और वो आप इसमें भी लगा सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। आप वहाँ से नहीं कॉपी करना चाह रहे डिज़ाइन से, तो यहाँ। और जब हम काम कर रहे होते हैं रन टाइम पे चीज़ें चल रही होती हैं तो पैराग्राफ का टैग लगाते हैं और हम लिखते हैं जी लोरिज्म, तो वो कोड तो ऐसे भी कर सकते हैं। VS कोड में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप प्लेस होल्डर कंटेंट लगाना है, आपने क्लाइंट को HTML प्रोटोटाइप दिखानी है, या आप अपने इनिशियल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, सिंपल आपने प्लेस होल्डर कंटेंट दिखाना है। अभी आप कंटेंट राइटर ने कंटेंट लिखना है आपकी प्रोडक्ट के लिए, अभी वो नहीं पहुंचा, तब तक आप प्लेस होल्डर कंटेंट से क्विकली पेज को डेवलप कर सकते हैं कि अच्छा जब पेज के अंदर ओरिजिनल कंटेंट दिखेगा तो वो कैसा दिखेगा, तो वो दिखने के लिए प्लेस होल्डर कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने मेरे सामने क्विकली यूज़ किया। और लास्ट में है जी हमारा बटन, दिस इज़ द बटन। बटन का टैग मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगा हूँ मैं बटन का टैग। बटन लिखा हमने और यहाँ पे जाके टाइप सबमिट बटन, ठीक है, रीसेट बटन सबमिट रीसेट, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे हम, जैसे मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, वो है एंकर टैग का कॉन्सेप्ट। एंकर टैग का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ करेंगे कि इस वाले पेज को कनेक्ट कर देगा वो cart.html से। cart.html का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे जाके वो जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया होगा सारी चीज़ें लिस्ट कर देंगे, या इसको हम कह लें प्रोडक्ट लिस्टिंग के पेज पे, ठीक, या प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे, ऐसे भी कर सकते हैं। फ्लो, UI UX यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस का फ्लो, ऑर्डर नाउ, इसके बीच में जो भी लिखना है आपने, ऑर्डर नाउ, ये भी ठीक है एंकर टैग। और बटन का मैंने आपको बता दिया, ये भी ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक हैं। ऑर्डर नाउ, बोथ थिंग्स आर राइट, ठीक है। ऑर्डर नाउ एक ही आउटपुट होगा दोनों केसेस में, आउटपुट फ्रंट एंड पे एक ही होगा। वो उसका जो आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले वाइज कोई इशू नहीं आएगा। ये आ गई चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कलर हम चेंज करेंगे तो अभी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बटन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ना इमेज भी लगाना है, मैंने इमेज लगाना है, ये वाला इमेज, ये वाला लगाना है। और मैं कर रहा हूँ काम फोटोशॉप में, तो मैंने सेलेक्ट किया लेयर को, लेयर रखी हुई है डिज़ाइनर ने, ओके। तो ये है जी लेयर, इमेज, एंड देन क्विक एक्सपोर्ट SPNG, ठीक है। एक्सपोर्ट एज, ये एक्सपोर्ट SPNG, ऐसे भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, आसान है। जस्ट आपने जाना है, स्लाइस टूल सेलेक्ट करना है, इसको जाके ऐसे ड्रॉ करना है आपने, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। कंटेंट सेक्शन में PNG में और जो ऊपर जो हेडिंग वाला तो उधर SVG, ये मैंने आप लोगों को SVG में हाँ बताया था लोगों का। जो ऊपर जो हेड वाले जो टैग्स है उधर SVG यूज होंगे, जितनी भी पिक्चर्स ब्रांडिंग के लिए ना, जैसे आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे काम कर रहे हो, जैसे मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है फॉन्ट ऑसम की, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, इसके साथ साथ मैं जैसे कि देखें ये इनका लोगो है, इस तरह से सर्च आइकन, सर्च फाइंडर का ये ख़ास लोगो है, और नेक्स्ट स्किल का लोगो आ रहा है जी, ये लोगो आ रहा है, ठीक है, ये लोगो आ रहा है। तो इसका ये SVG का यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा, W3 स्कूल्स का एक अपना लोगो है, ठीक, ये इस तरह से ग्रीन कलर की उसके अंदर है, ब्रांडिंग के अंदर है। एंड देन एक और हाँ, fonts.google का ये वाला है, ठीक, बूटस्ट्रैप का इस तरह से है, ये इस तरह से वाइट कलर की टोन में है। तो अगर आप यूज़ करेंगे SVG तो वो आपके
डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो बिहेवियर है उसका क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट आएगा। अच्छी एजेस आएंगी, स्मूथ एजेस आएंगी, शार्प एजेस आएंगी, विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर वही यूज़र ब्राउज़र में देख रहा है और फिर एक और यूज़र फ़ोन पे देख रहा है तो सेम आउटपुट रिजल्ट होगा। अच्छा क्लीन आपकी जो लुक्स होंगी। पहली हमारी कोशिश तरजीह ये भी होती है कि अगर हम किसी ब्रांड पे काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, हम किसी वेबसाइट की ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं तो उस पर हम उसके लोगो के लिए और आइकन्स के लिए SVG फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते हैं हम फॉर बेटर क्वालिटी टू पब्लिश ऑन अ फ्रंट एंड वेब पब्लिश। और साथ में आपका जो वेब पी फॉर्मेट है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। वो मैंने पहले बता दिया, आपको जिक्र किया था पहले। जब हम सारे इमेजेस बना लेते हैं JPEG में, PNG में फॉर्मेट में या GIF फॉर्मेट में, और फिर हम उसको फाइनली जब हम स्टेजिंग पे से लाइव प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं वेबसाइट को तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं वेब पी फॉर्मेट में। वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पिक्चर की, स्नैप की, आपके इमेज की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती और वो उसका जो आउटपुट है वो फाइन क्वालिटी का भी रहता है। वेटेज भी कम हो जाता है, वेट भी कम करता है। ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी क्विकली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अब मैंने ये आई लगा दिया जी स्लाइस, यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए एंड देन इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, ये मैंने स्लाइस लगा दिया, इसको यहाँ से चूँकि ये पिक्सल्स में सारा काम हो रहा है तो ये पिक्सल टू पिक्सल भी आप सिलेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी, आ गया यहाँ से फोटोशॉप में लग गया जी स्लाइस और ये आ गया जी एग्जैक्ट। ठीक है, ये पिक्सल यहाँ पे तक इमेज है और उसके बाद वो सॉलिड कलर स्टार्ट हो रहा है। तो ये मुझे आइडिया भी हो गया कि जो मैंने स्लाइस लगाया ये ब्राउन कलर की लाइन है। ठीक है, ये ब्राउन कलर, ये मुझे एग्जैक्टली आइडिया हो गया कि ये बस वाइंड अप कर, वाइंड अप, बस ये हो गया इमेज स्लाइस करके और वाइंड अप कर। अच्छा जी, ओके सर, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ से ये हो गया, क्रॉस चेक कर लिया मैंने, यहाँ से क्रॉस चेक ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस चेक ये हो गया। ओके हो गया, डन हो गया। अब मैंने चूँकि ये स्लाइस लेके जाना है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, हेडिंग नहीं चाहिए। आई डिडंट वांट दिस हेडिंग कॉपी टाइम, वो मैंने लिखी है वहाँ पे HTML के अंदर, वो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इमेज के अंदर नहीं चाहिए, तो वो मैं इसको हाइड करूँगा। स्लाइस को मैं नेम दे देता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया स्लाइस ऑप्शंस का जो भी। ठीक है, और ये है जी हमारा इमेज इंट्रो बैनर, नेमिंग कन्वेंशन, इंट्रो बैनर, सेक्शन इंट्रो बैनर, इमेज इंट्रो बैनर वगैरह वगैरह, नेमिंग कन्वेंशन। इसको मैंने कर देना है जी हाइट, कैंसिल। लेयर का मुझे पता चल गया, मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे पता चल गया लेयर ये वाली है साइड पे, उसने हाईलाइट कर दिया लेयर को, ऑफ। अब मुझे जब मैं इस स्लाइस को लेके जाऊंगा तो अब टेक्स्ट नहीं आएगा उसके अंदर, बैकग्राउंड आ रहा है वो भी मैंने हाइड करना है। बैकग्राउंड के लिए हम चलते हैं जी क्लिक एंड देन बैकग्राउंड, वो भी है। अब ये ट्रांसपेरेंट आएगा और पैटर्न भी आ रहे हैं इसके अंदर। पैटर्न्स को भी मैं हाइड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। यस, दिस इज अ पैटर्न एंड दिस इज समथिंग वेक्टर ऑब्जेक्ट ग्रुप एंड देन दिस इज हाइड, ये भी हाइड हो गया एंड द सेकंड वन इज आल्सो हाइड। ओके, और क्या चीज़ मैंने हाइड करनी है जी इसमें? मुझे हाइड करना है फ़िलहाल, अगर मैं इसी को ही ले देता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ये भी हाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जाएगा। सिर्फ ये वाला जो एरिया है ना, क्योंकि मेरे डिज़ाइन के अंदर स्पेसिफिकली तो वो यही जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये भी हाइड हो जाए, हो गया हाइड। ठीक है, ईच एंड एवरी फोटोशॉप के अंदर स्लाइसिंग इज़ अ मैजिक, स्टार्ट मैजिक। तो ये मैंने हाइड कर दिया। ये वाला स्लाइस मैं अलग लेके जा सकता हूँ, या SVG फॉर्मेट में भी ले जा सकता हूँ। आजकल वैसे SVG का कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ जी, इस वाले स्लाइस को मैंने एक्सपोर्ट करना है, फाइल एंड एक्सपोर्ट एंड देन सेव फॉर वेब। सो नाउ आई एम एबल टू,
जैसे ही मैंने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो ये मुझे ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट में जो इमेज का जब इमेज पब्लिश करूँगा मैं तो उसके किस तरह का वो नज़र आएगा, डिस्प्ले किस तरह होगा वो मुझे वो दिखा। तो मैंने यहाँ से जाके सिलेक्टेड है, एक ही स्लाइस है अभी राइट में मेरे पास, PNG 24 रखना है, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट रखना है और ट्रांसपेरेंट इसलिए रखना है क्योंकि ये कलर मुझे नहीं चाहिए, कलर मैं खुद सॉलिड कलर डील जो मैं कर रहा हूँ विद इन द HTML वहाँ से कंट्रोल एंड देन क्लिक ऑन द सेव। सेव पे इमेजेस के फोल्डर के अंदर कहाँ सेव करेगा, सेट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सिलेक्टेड इमेजेस ऑनली, डिफ़ॉल्ट सेटिंग को नहीं छेड़ना आपने, सेव के बटन पे हिट किया मैंने। सो नाउ आई एम एबल टू यूज दिस इमेज। जैसे वो कॉल कंटेंट था, ये क्या है जी, कॉल इमेज, और ये इमेज के टैग के ज़रिए रेंडर करना है हमने। इमेज के लिए इमेजेस के फोल्डर में जाए और ये वाला इमेज आ रहा है, सॉरी इमेज कौन सा है जी, इमेज इंट्रो बैनर। ऑल्ट के टैग में हम इस इमेज का नेम रख रहे होते हैं, जो भी नेम है, ठीक है। अभी के लिए मैं इमेज इंट्रो बैनर वही जो नाम है वही रख देता हूँ। एंड देन क्लास में लगाना चाहूँ तो वो भी मैं क्लास इसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता हुए, क्योंकि मैं कस्टम स्पेसिस लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाके मैं लिख सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक और काम क्या करता हूँ, जो कंटेनर है ना इसके अंदर मैं क्लास लगा देता हूँ dflexy, एक क्लास मैंने बना लेता हूँ मैं CSS में। अब हम CSS में आ जाते हैं, ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया मेरा, CSS में आ जाते हैं। जेनेरिक क्लासेस के अंदर मैं आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा d-flex, इसके अंदर जाके मैंने रख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव एंड गो इनटू द ब्राउज़र। और जैसे ही मैंने ब्राउज़र में आया तो लेफ्ट साइड पे कंटेंट आ रहा है, राइट साइड पे, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाता, क्लास में रिमूव कर देता हूँ जेनेरिक क्लास, तो क्या करेगा, स्टैकिंग कर देगा, टॉप में कंटेंट आ रहा है और नीचे वो। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पर क्विक वे में इसको मैं बना लेता हूँ, सेक्शन इंट्रो बैनर, कस्टम CSS का मैंने ब्लॉक बना दिया, एंड देन कॉपी पेस्ट एंड डॉट एंड देन सेक्शन इंट्रो। इसी को मैंने कॉपी करना है, नेमिंग कन्वेंशन इसी को मैंने कॉपी करना है, क्योंकि मैंने यही क्लास बनाई है स्टाइल डॉट CSS के अंदर। डॉट के साइन के साथ स्टार्ट करेंगे हम, और ये आ गया जी H1। और फॉन्ट कौन सा है जी हमारा, फॉन्ट हमने लगाया है, क्या नाम था जी फॉन्ट का, वेयर इज दैट फॉन्ट, दिस इज द फॉन्ट, ये है जी हमारा ये वाला फॉन्ट है। कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं मेरे बच्चे, सीख लिए कर्सिव, पहले सैंस सर्फ था, अब कर्सिव है। और दूसरी चीज़ क्या है जी इसके अंदर, कलर क्या है जी, कलर वाइट है इसका, हेक्साडेसिमल वैल्यू 6 डिजिट F। जैसे ही मैंने वो ऐड ऑन किया वो आ गया। एंड देन फॉन्ट साइज़ जो मैं कल भी बता चुका हूँ, रिपीट हो रहा है आज, और वो मैं रख देता हूँ 4REM, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है, उसके हिसाब से वो इंक्रीज़ और भी कर देते हैं 6। ओके, एंड देन फॉन्ट वेट मेरे केस में 400 रेगुलर, स्टार्ट मेकिंग एग्जीक्यूट। H2 it should be font, it should be colored, it should be white on a same pattern paragraph, sorry, H2, and this is paragraph, and this is color, okay, and this is semicolon, color, and this is the button, and this is background color, और बैकग्राउंड कलर कौन सा वाला, जो हमारा ब्रांडिंग का कलर चल रहा है। क्योंकि मैंने VS कोड में मैं काम कर रहा हूँ, तो VS कोड क्या कर रहा होता है, मेरे ब्रांडिंग कलर्स को ना लिस्ट डाउन कर लेता है। मैंने बार बार उन कलर्स को देना है, तो उसने कलर कोड वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। और इसके ऊपर जाके मैंने जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या लगाना है, इसका मैंने कलर लगाना है वाइट। सो स्ट्रक्चर मेरा लेआउट बुनियादी लेआउट स्ट्रक्चर मेरा रेडी। वापस मैं डिस्प्ले फ्लेक्स इनेबल करता हूँ, तो वो आमने सामने आ गया, लेफ्ट साइड पे इमेज, राइट साइड पे ये बटन का मैंने टैग, इसको मैंने फिर वक्ती तौर पे आप लोगों को डिस्प्ले करवाने के लिए इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो इसको आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट भी करेंगे और मैच्योर भी करेंगे, इसको बेहतर करेंगे। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे आगे रिवाइज भी होंगी चीज़ें, स्टाइल शीट,
app.js इन हो गई है। आज हमने फॉन्ट ऑसम को वाया यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट यूज़ किया ताकि SVG इमेज का इस्तेमाल कर सकें हम, और वो हमने इस केस में किया। इनपुट फील्ड को मज़ीद डिटेल में जब एक पूरा फॉर्म बनाएंगे फंक्शन, उसको हम उसका जो प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, फंक्शन तो नहीं होगा वो, उसका हम जो HTML प्रोटोटाइप रेडी करेंगे तो उसमें हम मज़ीद पूरा एक ईमेल का पासवर्ड का भी देख लेंगे, नेम का देख लेंगे, और मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया का टैग होता है उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अभी के लिए आप लोग बुनियादी चीज़ें, क्योंकि मैं अक्सर डिज़ाइन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सर्च बार मुझे नज़र आ रही है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह से रेडी कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स भी पढ़ लिया आप लोगों ने, इनपुट फील्ड भी पढ़ ली, SVG आइकन्स लगाने सीख लिए, बटन का टैग पढ़ लिया, एंकर टैग पढ़ लिया, एंड इनफ फॉर मेरे ख्याल में ये 4-5 दिन हैं, डिज़ाइन असाइन है आप लोगों को। तो आई एम होपिंग कि जो नेक्स्ट आप लोगों से विज़िट होगा, हमारा मुलाकात होगी इस सेशन में, तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने बनाया होगा। बेशक इतना ही बना हुआ हो, बहुत मैं नहीं कह रहा कि सारे सेक्शन बना दें, लेकिन कुछ ना कुछ इस पोजीशन में आप लोग आएँ कि आप लोग फॉन्ट इंटीग्रेट करके बाकी कुछ बेसिक स्टाइलिंग करके जो प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अपने लेआउट को बनाना शुरू करें। मेरे ख्याल में इनफ फॉर टुडे, 13 मिनट ऊपर हो गए और काफ़ी ज़्यादा आज एक्स्ट्रा ही एब्जॉर्ब करना भी फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, जी हाँ, वाईफाई आप लोगों को फ्री अवेलेबल है। लेट मी ये है जी, क्या है जी, ये कंट्रोल पैनल, details, sorry, wireless properties, security, 111222641, 111222641, और ये है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, नेक्स्ट स्किल, 641 6। अच्छा जी, ओके, ये मैंने करनी जी रिकॉर्डिंग स्टॉप, और ये मैंने आप लोगों को शेयर कर दूंगा, कुछ देर में अपलोड हो